क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक ही एक्ट को जब दो एक्टर्स परफॉर्म करते हैं तो एक की परफॉर्मेंस देखकर हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं और वहीं दूसरे की परफॉर्मेंस देखकर हमें कुछ खास फील नहीं होता। बिल्कुल ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। आखिर ऐसा क्यों होता है? प्रीवियस क्लासेस में हम राग, भाव और बहुत से बेसिक कंसेप्ट को बहुत आसानी से जान चुके हैं। बट अब इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि एक एक्टर उन्हीं कंसेप्ट का यूज करके अपनी परफॉर्मेंस को और पावरफुल, एक्सप्रेसिव और रियलिस्टिक कैसे बना पाता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम शुरू कर रहे हैं आपका फाइन आर्ट्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, जिसमें हम लोक धर्मी, नाट्य धर्मी, इमोशंस की इंटेंसिटी जैसे कंसेप्ट्स के बारे में बहुत आसानी से जानने वाले हैं। और ये भी हम समझने वाले हैं कि इमोशन सिर्फ एक्टिंग को नहीं कहते हैं, बल्कि पेंटिंग, स्कल्पचर्स और टेम्पल आर्किटेक्चर जैसे आर्ट फॉर्म में भी अपनी रिप्रेजेंटेशन करना और अपने थॉट को एक्सप्रेस करना भी अपने आप में आर्टिस्टिक फॉर्म कहा जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैप्टर को एकदम इजी, इंटरेस्टिंग तरीके से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अब अपनी एनसीईआरटी, अपना पेन और अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठिएगा और शुरू करते हैं हम आज का अपना चैप्टर, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। चलिए, इमोशंस हैव ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। इमोशंस ने हमेशा से हमारी जिंदगी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। Since time immemorial, we have tried to understand the depth of what, why, and how emotions exist in our lives. जब से टाइम एग्जिस्ट करता है, मतलब काफी लंबे समय से, हमने हमेशा कोशिश की है कि हम जान सकें कि ये इमोशंस क्या हैं, कैसे ये काम करते हैं और क्यों ये इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं। एज दिस संस्कृत लाइन फ्रॉम भरताज नाट्य शास्त्र से, भरत मुनि जी के द्वारा जो नाट्य शास्त्र लिखी गई, उसकी एक संस्कृत लाइन के हिसाब से, इन द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्ले, एक नाटक की परफॉर्मेंस के दौरान फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, मूड, थॉट एंड स्टेट ऑफ माइंड नीड टू बी क्रिएटेड। एक एक्टर को या एक आर्टिस्ट को जब अपना प्ले परफॉर्म करना होता है तो उसे अपनी फीलिंग, सेंटिमेंट, मूड, थॉट और स्टेट ऑफ माइंड को क्रिएट करना पड़ता है। कैसे क्रिएट करना पड़ता है? उसे क्रिएट करना पड़ता है उस रोल के हिसाब से, जिस रोल को वो प्ले कर रहा होता है, उस रोल के हिसाब से उसे डेवलप करना पड़ता है ये सब चीजों को। ओनली वेन वन नोज दिस वेल, जब एक इंसान इन सब चीजों के बारे में बेहतर जान जाता है, द प्ले विल अटेन सक्सेस, तो प्ले अपने आप में सक्सेसफुल हो जाता है। यू विल लर्न, अब आप लर्न करेंगे इमोशंस इन डिफरेंट इंटेंसिटीज के बारे में। डिफरेंट इंटेंसिटीज पे इमोशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। लोकधर्मी, नाट्यधर्मी, रियलिस्टिक स्टाइलिस्ट आर्ट भी हम जिसे कहते हैं, एंड रिप्रेजेंटेशन इन एंशिएंट आर्किटेक्चर। इन तीन चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या बता रही है। इट इम्प्लाइज इमोशंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये हमें ये बता रहा है कि इमोशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होते हैं टू कनेक्ट नॉट जस्ट फॉर द ऑडियंस बट पीपल इन जनरल। सिर्फ ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए इमोशंस इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एक एक्टर हैं, आप कोई एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं ऑडियंस के सामने और आप ये चाहते हैं कि ऑडियंस मुझसे कनेक्ट हो पाए, इसलिए मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करूं। तो नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। सिर्फ इसी एक चीज के लिए कि ऑडियंस को एक्सप्रेस करना इमोशन, इसीलिए इमोशंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट पीपल इन जनरल ऑल्सो। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोगों से बातचीत करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, उसके लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है इमोशन। इट इज देयरफॉर क्रूशियल टू अंडरस्टैंड हाउ इमोशन वर्क। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना कि हाउ इमोशंस वर्क, इमोशन काम कैसे करते हैं, इन ऑर्डर टू मेक द राइट कनेक्शन एंड लिव अ पॉजिटिव लाइफ, ताकि हम एक सही जिंदगी और सही कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर पाए। ओके, लेट अस डू अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव लर्न सो फार। चलिए अब एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या जाना है उसके लिए, है ना। यहाँ पे काफी तस्वीरें दिखाई गई हैं आपको। ये हंसते हुए, ये थोड़ा मतलब शौक में है, गुस्से में है ना। ये थोड़ा घबराई हुई है, परेशान है, ये भी परेशान है।
इस तरह से ये इमोशंस आपके डिपिक्ट होते हैं। इन द प्रीवियस ईयर, पिछली क्लास में, पिछले साल में, वी डिस्कस्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ, हमने कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया भाव, रस, ये कुछ कंसेप्ट है ना, भाव और रस के बारे में हमने डिस्कस किया। वैसे तो मैं ये मानती हूँ कि आपने इसे 6th क्लास में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, पर अगर नहीं पढ़ा, मैं आपको फिर भी एक बार 15 सेकंड में आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। भाव होता है, कोई एक्टर जब एक्टिंग कर रहा है तो अपनी एक्टिंग के दौरान अपने इमोशंस को जो एक्सप्रेस करता है उसे हम भाव कहते हैं, ठीक है। जो एक्टर एक्टिंग के दौरान अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है वो होता है भाव। यहाँ लिखा है इनहेरेंट एटीट्यूड एंड स्टेट ऑफ अ माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, अच्छा जी, अब रस क्या होता है? रस होता है वो फीलिंग जो ऑडियंस एक्टर को देखकर डेवलप कर पा रही है। कि मान ले कोई एक्टर है, वो परफॉर्म कर रहा है, कोई प्ले परफॉर्म कर रहा है, तो उस एक्टर को देख करके हमारी ऑडियंस किस तरह के फीलिंग्स को डेवलप कर पा रही है, उस चीज को हम रस कहते हैं। समझ आ पा रहा होगा? आपने ये पहले भी पढ़ा है, सिर्फ एक रिकॉलेशन की जरूरत थी। दैट इज फेल्ट इन अ सिचुएशन एज अ रिजल्ट ऑफ भाव विद इन। ओके, अब आगे है एक्सपीरियंसिंग टू और मोर इमोशंस इन अ सिचुएशन। एक ही सिचुएशन में कैसे आप दो या दो से अधिक इमोशंस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। और योर फीलिंग बीइंग डिफरेंट फ्रॉम योर फ्रेंड इन द सेम सिचुएशन। एक ही सिचुएशन में आप और आपके फ्रेंड की जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल अलग कैसे हो जाती है ना। इन सब चीजों के बारे में हमने देखा। ये भी इसके बारे में हम आगे भी जानेंगे, भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब है नवरस। वैसे तो आप ये ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, पर फिर भी हम एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। नव का मतलब होता है 9 और रस इमोशंस को कहेंगे, तो नवरस ये इंडियन व्यू ऑफ इमोशंस होता है। फिर ट्रेजेडी कॉमेडी, या आपने बताना तो कॉमेडी है पर उसको एक ट्रेजेडी के रूप में आप बताएंगे, थोड़ी फनी लगती है, वो ग्रीक व्यू ऑफ इमोशंस होता है वो। ओके, नेम ऑफ गेम ऑफ हॉट सीट के बारे में, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ी है, ये गेम के बारे में। मास्क मेकिंग, ये भी आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें वो डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी आपको 7th क्लास में समझाना चाहती है। अब हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं कि नेक्स्ट हमें एनसीईआरटी क्या बताना चाह रही है। अभी तक तो हमने ये पढ़ा है कि पहले क्या बताया, क्या बेसिक होता है वो सब। आगे है बेस्ड ऑन द कंसेप्ट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी जो हम कंसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके बेसिस पे वी शैल नाउ गो डीपर इनटू अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस। अब हमें और डीपर जाना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है इमोशंस के एक्सप्रेस करने को, कैसे एक्सप्रेस होते हैं इमोशंस, इमोशंस को हम कैसे समझ सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है। As we have already learned, Bharat Muni researched and analyzed to conclude that there are 8 prominent emotional experiences. भरत मुनि जी ने, हमने पहले भी पढ़ा था कि उन्होंने रिसर्च की, एनालाइज किया और कंक्लूड किया कि 8 प्रोमिनेंट इमोशनल एक्सपीरियंसेस एग्जिस्ट करते हैं। मतलब जितने भी इमोशंस थे वो परसीव कर पाए, उन्होंने उसे 8 प्रोमिनेंट एक्सपीरियंसेस में डिवाइड कर दिया। और फिर क्या हुआ, 9th वाज एडेड लेटर, और बाद में उसमें 9th एक और भी ऐड कर दिया, ठीक है। पीस ऐड किया गया था, बाद में शांति ऐड किया गया था, जिसकी वजह से लेटर वो बन गया नवरस। 9 रस, 9 इमोशंस। विद आवर ओन लिटिल रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग वी कैन ऐड टू दिस नॉलेज, और अपनी खुद की रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम इस नॉलेज में ऐड कर सकते हैं। साउंड इंटरेस्टिंग? क्या आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है? आगे देखते हैं। टू स्टार्ट विद लेट अस पिक अप वन रस। अब स्टार्ट करने के लिए हम एक रस को सिलेक्ट करते हैं और उससे पढ़ाई करते हैं। जैसे भयानक का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, भयानक रस, इसे हम इंग्लिश में फियर कहेंगे। ओके, चलिए भयानक रस के लिए आगे, नाउ लिस्ट और ड्रॉ डिफरेंट लेवल ऑफ दैट रस और इमोशंस। पहला आएगा आपका वरी, फिर स्कैर्ड और टेरिफाइड। वरीड मतलब थोड़ा सा परेशान है, स्कैर्ड थोड़ा डर लग रहा है, टेरिफाइड बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। ओके, लेवल 1 थोड़ा सा डर, परेशानी है बस हल्की सी, स्कैर्ड डर लग रहा है, डरे हुए हैं हम।
टेरिफाइड, बहुत हमें डर लग रहा है, हमें बहुत परेशानी हो रही है। आगे देखते हैं, चलिए। हियर इज एन एग्जाम्पल टू डेमोस्ट्रेट दिस। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है डेमोस्ट्रेट करने के लिए। रस बताया गया है रौद्र, एंगर वाला। अब यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स हैं हमारे पास, डिफरेंट लेवल्स को देखते हैं। माइल्ड एंगर, वेरी एंग्री, रेज। माइल्ड एंगर, हल्का सा एंगर। वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा एंगर। रेज, बहुत गुस्सा आ गया है आपको। माइल्ड एंगर, माइल्ड एंगर बताती हूँ। मान लिया आप क्लास में हैं, ओके, आप और आपका फ्रेंड है कोई, क्लास में आपका कोई बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है। तो क्या होता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी किसी बात को इग्नोर कर देता है। माइल्ड एंगर आएगा, थोड़ा सा गुस्सा आएगा कि चलो उसने मेरी बात को इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैंने हो गया, ठीक हो गया। वेरी एंग्री, अब वो आपकी बात को इग्नोर कर रहा है और आपसे बात भी नहीं कर रहा, आपको और ज्यादा इग्नोर किए जा रहा है, आपसे कोई कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर रहा है, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, वेरी एंग्री हो जाओगे आप। अब वही आपका बेस्ट फ्रेंड आकर के आपसे लड़ाई करने लग जाए तो आपको रेज आ जाएगा, आपको इतना गुस्सा आएगा, मतलब आप हो सकता है आप उसे गंदी गंदी बातें बोलने लगो, उस बहुत ऊंची आवाज में बात करने लगो, है ना, उससे लड़ाई करने लगो, तो वो रेज हो जाएगा। ओके, ये इंटेंसिटीज रहेंगी हमारे रौद्र रस की। आगे देखते हैं। Here we are looking at different levels of intensity of each emotion. यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इंटेंसिटी देख रहे हैं ईच इमोशन की, डिफरेंट लेवल पे, है ना। डिफरेंट लेवल पे हमने देखा, कम, मीडियम, बहुत ज्यादा, वैसा। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए लेट अस प्ले अ गेम, एक गेम खेलते हैं दैट विल लेट यू थिंक अबाउट ईच इमोशन, जो आपको ईच इमोशन, हर एक इमोशन को सोचने के लिए, उसे समझने के लिए हेल्प करेगा। एज यू वुड हैव फन विद योर फ्रेंड्स, और आपको अपने फ्रेंड के साथ अच्छा भी लगेगा, इंजॉय करेंगे आप। यहाँ ये दीदी बता रही हैं कि इंटेंसिटी इज द मेजरेबल क्वालिटी और डिग्री ऑफ अ प्रॉपर्टी और कंडीशन। ओके, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। इंटेंसिटी क्या होता है, कोई भी क्वालिटी आप मेजर करना चाहते हैं किसी एक मटेरियल की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी इमोशन की, तो उससे आप इंटेंसिटी में वेरी करेंगे, वो आप मेजर कर पाएंगे उसकी क्वालिटी या उसकी डिग्री को। चाय का कप का एग्जाम्पल दूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। चाय का कप है आपके पास, आपको चाय का कप मान ले चेक करना है कि वो बहुत गर्म है, कम गर्म है, कि बिल्कुल ही ठंडा ही हो गया है ना, पानी की तरह ठंडा हो गया, मतलब बर्फ वाला ठंडा नहीं, पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला ठंडा हो गया। तो आप क्या करते हैं बेटा, आप ना उससे साइड से, जो चाय का जो वो होता है ना, टी कप होता है, उसके साइड से आप हल्का सा बिल्कुल टच करते हैं एक फिंगर से, और आप पता लगाते हैं कि बहुत गर्म है, कम गर्म है, या खराब हो गई, ठंडी हो गई बिल्कुल चाय। तो जो आप उसे चेक करने के बाद ये बता पा रहे हैं कि वो ठंडी है, गर्म है, या बहुत तेज गर्म है, या मीडियम है, उसे हम इंटेंसिटी कहेंगे। इंटेंसिटी हम कहेंगे उस चाय की गर्म होने की क्षमता, मतलब गर्म होने की यूनिट, मेजरेबल यूनिट, या ठंडी है वो कैसी है, उसकी मेजरेबल क्वांटिटी या डिग्री, किस लेवल पे। बहुत ज्यादा गर्म है तो उसकी डिग्री बहुत हॉट होगी, है ना, कम गर्म है तो डिग्री उसकी कोल्डनेस पे आएगी। तो ऐसी चीजों को हम इंटेंसिटी में बेटा मेजर करते हैं। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, आई एम सो सॉरी। चलिए, इंटेंसिटी में मेजर करते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। ओके, एनसीईआरटी अब आपको आगे बताती है इमोशनल कॉर्नर्स। गेम है ये आपकी, बहुत अच्छी लगेगी आपको। इमोशनल कॉर्नर्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे कैसे करना है, समझ भी आपको आसानी से आ जाएगा। Every corner of a room is assigned different emotion and everyone who stands in that corner has to express that emotion. क्या है कि आपके पास एक कमरा है, मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ, आपको ये रूम दिखेगा। ओके, यहाँ पे मान लें आपके पास एक कमरा है, कमरे में हर एक एक कॉर्नर पे एक इमोशन को असाइन किया गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना। Anyone who stands in that corner has to express that emotion. अब वो जहाँ पे कहीं भी किसी भी कॉर्नर पे जहाँ पे बच्चा खड़ा हुआ होगा, उसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा उन इमोशंस को, स्पीच के रूप में, फेशियल एक्सप्रेशन के रूप में, या फिर बॉडी लैंग्वेज के रूप में। प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस टू आइडेंटिफाई इमोशन। अब यहाँ पे क्या है, आप प्ले कार्ड लगाएंगे, यहाँ यहाँ, यहाँ पे, इधर पे, इधर पे, आप यहाँ पे
प्ले कार्ड्स या फिर पोस्टर्स लगा सकते हैं, जिससे कि आप जिस जगह पे खड़े होंगे वहाँ कौन-सा इमोशन आपको रिप्रेज़ेंट करना है वो बता पाएँगे आप, आसानी से वहाँ दिख रहा होगा तो आप कर पाएँगे। ओके, यहाँ पे प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स लगाए जाएँगे। इट स्टार्ट विद ऑल चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द सेंटर। पहले तो आपको सेंटर पे खड़े होना है रूम के, और एक ट्रायल राउंड से शुरुआत करनी है ना? बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्ले अ ट्रायल राउंड टू अंडरस्टैंड बेटर। ट्रायल राउंड अब हम खेलते हैं, थोड़ा हमें समझ आ जाएगा। द प्ले कार्ड आर प्लेस्ड इन द रूम एज शोन। एक मिनट, हाँ जी, हाँ, प्ले कार्ड्स आर प्लेस्ड इन द रूम एज शोन, जैसे यहाँ पे लगाया बताया गया, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे प्ले कार्ड लगाए गए हैं मान लीजिए, है ना? चिल्ड्रन शेल स्टैंड इन द सेंटर। पहले चिल्ड्रन सेंटर पे खड़े होंगे, बिल्कुल शुरुआती पे खड़े होंगे, और अब वो शुरू करेंगे अपनी गेम को खेलना। इंस्ट्रक्शन दी जाती है आपको, पहले इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि ईच ऑफ यू टेक टर्न टू गो टू एन इमोशन ऑफ योर चॉइस। आपको टर्न लेना है, आपको घूमना है ना? आप घूमने के बाद आप उस इमोशंस पे जाके खड़े हो जाएंगे जहां पे आपका मन कर रहा है। करुणा पे मान लें आपका मन कर रहा है, ठीक है, तो आप करुणा पे जाके खड़े हो जाएंगे। चलो करुणा नहीं लेते हैं हम लेते हैं वीर ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ थे, सेंटर पे खड़े हुए थे, सेंटर से उठ के हम पूरा गोल घूमे 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 घूमते हुए हम यहाँ पे आ गए। अब ये मैम ने बना दिया अपना स्टूडेंट। देखो बेटा, 2 सेकंड में बच्चे तैयार कर देते हैं, मैम डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बच्चे को बना दिया, वी रस पे आ गया वो खड़ा होके। ओके, अब क्या करना है, go to an emotion of your choice, say 1 or 2 lines that depict the feeling and act it out as well। अब आपको क्या करना है, 1 या 2 लाइन कहनी है, डिपिक्ट करनी है, बोलनी है, जो उस फीलिंग को दर्शा पाए जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, जहां पे वो प्ले कार्ड रखा हुआ है। उस प्ले कार्ड को देख करके आपने उस इमोशन को पहचानना है कि वो कौन सा इमोशन होता है, जिससे वो वीर होता है। वीर का प्ले कार्ड है तो आपने उसको डिपिक्ट करना है। अब आपने वीर इमोशन को प्रिडिक्ट करना है, डिपिक्ट करना है, सॉरी, है ना, एक्ट इट आउट। एग्जाम्पल लिया गया यहाँ पे वीर का, 1 चाइल्ड चूजेस वीर। अब एक बच्चे ने यहाँ पे वीर रस के को चुना। स्टैंड इन इट्स प्लेस, वो उसकी जगह पे जाके खड़ा हो गया। डिपिक्ट इट इन वॉइस, उसने अपनी वॉइस में उसको डिपिक्ट किया, एक्सप्रेशन में और अपने एक्शन में उसको एक्सप्रेस किया। द नेक्स्ट चाइल्ड चूजेस अ डिफरेंट इमोशन। अब जो नया दूसरा बच्चा था जिसने ये गेम खेला, उसने एक डिफरेंट इमोशन को चूज किया। स्टैंड इन इट्स प्लेस, वो उस जगह पे खड़ा हुआ, डिपिक्ट किया उसने फिर से वॉइस से, एक्सप्रेशन से, एक्शन से, सो ऑन, ऐसे खेलते गए हम। क्या था, एक बार फिर से बता देती हूँ। बच्चा था, सेंटर पे खड़ा हुआ था, हमने कहा उसे टर्न करने के लिए, वो घूमा, और घूमते हुए वो सारी चीजों को एक बार राउंड लगाते हुए वो अपने वीर रस पे, जिसपे वो खड़ा होना चाहता था, वहां पे आके वो खड़ा हो गया। अब उसे क्या करना है, वीर रस पे आने के बाद वीर रस के जितने भी फीलिंग्स वो जानता है, समझ पाता है, उसको डिपिक्ट करना है कि वीर होगा, हीरोइक करेज होगा उसमें, तो वो कैसे शो करेगा उसे, अपनी वॉइस से कैसे दिखाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन से, है ना। जैसे ये देखिए, ये फेशियल एक्सप्रेशन से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बोल्ड दिखा रहे हैं। यहाँ पे बच्चा ऐसे अपने डोले दिखा रहा है, बाइसेप्स दिखा रहा है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है, जैसे ये वीर रस है ना, यहाँ लिख देती हूँ, ये वीर है, उसके नीचे ये हाथ से है, देखो हंस रहे हैं बच्चे। अच्छा, यहाँ लिखा है, सॉरी, ओके, यहाँ लिखा, यहाँ भी ऊपर लिखा हुआ था, हाँ, वीर, ये हास्य। उसके बाद नीचे ये क्या है, रौद्र, गुस्सा आ रहा है बिल्कुल, देखो लड़ाई करने लग रहे हैं बिल्कुल, गुस्सा आ रहा है, रौद्र रस। चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी कम टू द एक्चुअल पार्ट। अब हमें क्या करना है बेटा, हमने थोड़ा बहुत तो जान लिया कि कैसे कैसे गेम है, कैसे ये खेली जाती है, क्या है इसका। अब हम एक्चुअल पार्ट पे आते हैं, थोड़ा और चीजों को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। सिंस वी आर ऑल फैमिलियर विद द वेरियस इमोशन, हम बहुत सारे इमोशन से फैमिलियर हैं। लेट अस स्टार्ट वर्किंग ऑन स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ ईच इमोशन। अब हम ईच इमोशन, हर एक इमोशन की स्पेसिफिक डिटेल पे काम करते हैं। जस्ट लाइक द एग्जाम्पल गिवन ऑन पेज नंबर 6। जैसे कि पेज नंबर 6 में ऊपर एग्जाम्पल दिया गया है, मैं दिखा देती हूँ ऊपर पेज नंबर 6 में क्या एग्जाम्पल था। ये वाला एग्जाम्पल था, है ना। ये 3 कैटेगरीज बता दी हैं रौद्र रस की कि क्या होते हैं। चलो, ओके, पिक अनदर इमोशन। अब एक अनदर इमोशन को पिक करिए, चूज करिए। डिस्कस इन क्लास, क्लास में उसकी बात करिए, उसके जितने लेवल्स हो सकते हैं उसके बारे में।
एंड मेक प्ले कार्ड्स अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग आपने अब प्ले कार्ड्स को बनाना है, मेक करना है। यू कैन इवन एड अ फोर्थ लेवल इफ यू कैन आइडेंटिफाइड, अगर आपको लग रहा है कि आप एक और लेवल भी ढूंढ सकते हैं, जैसे ऊपर तो 3 बताए गए थे, पर अगर आपको लगता है कि आप फोर्थ लेवल भी ढूंढ पा रहे हैं तो आप वो भी करिए, फोर्थ लेवल भी आप ढूंढ दीजिए, है ना। ओके, हियर इज अनदर एग्जांपल, यहाँ पे एक और आपका एग्जांपल दिया गया। चलिए, ओके, हैप्पीनेस, खुशी, खिलखिला रहे हैं आप, खुशी खुशी में लेवल देखते हैं इसके। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, आपको आपकी फेवरेट आइसक्रीम मिली, आपको क्या हुआ, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, एकदम से खुशी मिल गई आपको। पर्सनल अचीवमेंट, कुछ अचीव किया आपने, कुछ प्राइज विन किया, कोई डिफिकल्ट कंपटीशन था उसमें आपको अचीवमेंट मिली, पर्सनल अचीवमेंट। हेल्प एंड कनेक्शन, आपने किसी की हेल्प की, किसी फ्रेंड की, वो बीमार था उसको आपने नोट्स दे दिए जिससे उसकी मदद हो पाए, हेल्प एंड कनेक्शन। अल्टीमेट गुड क्या है, अल्टीमेट गुड आपने किसी ऑर्फनेज की मदद की, जो कोई बच्चा अनाथ था बेचारा, उसको बुक्स दी आपने, डोनेट करी, क्लोथ डोनेट करे, तो उसमें आपको अल्टीमेट गुड वाला हैप्पीनेस मिला। और ये चीज को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ बेटा, अगर आपके आसपास कोई बच्चे ऐसे रहते हैं जो अनाथ आश्रम में रहते हैं, बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप हमेशा मदद करने की कोशिश किया कीजिए। शायद हो सकता है ये पॉसिबल हो कि आप अपनी पुरानी बुक्स उनको दे सके, और पुरानी बुक्स आपकी अच्छी कंडीशन में हो, जो वो बेचारे पढ़ पाए, ऐसे फटी नहीं हुई हो, आपने ज्यादा उसे खराब ना किया हो, उस पे पेन से उस पे बहुत ज्यादा उससे गंदा ना किया हो, बच्चे उससे पढ़ पाए। तो अगर ऐसा हो सकता है, शायद अगर आपकी बुक्स इस कंडीशन में हो, तो बेटा जरूर कोशिश किया करें कि आप उन ऑर्फन बच्चों को वो डोनेट कर दिया करें। ओके, और दूसरी चीज, अगर कुछ ऐसे क्लोथ होते हैं जो आपको छोटे होते हैं, आपके काम के नहीं होते, आप पहनते नहीं है उन्हें, तो अगर कोई ऑर्फन बच्चा या कोई भी गरीब बच्चा चाहता है कि उसे वो कपड़े मिल जाए, है ना, क्यों नहीं चाहेगा कोई जिसके पास वो रिसोर्स नहीं है। तो अगर ऐसा हो पाए तो आपको जरूर बेटा उनकी मदद करनी चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाउ विद न्यू नेम्स टू द कॉर्नर, अब जैसे नए नेम आपके पास कॉर्नर पे आए होंगे, everyone can stand in the center and play the game using speech, action and expression। अब हर एक बच्चा उस प्ले कार्ड को देखने के बाद, चूंकि हमने लगाया होगा कॉर्नर्स पे, उसे देखने के बाद अपनी स्पीच, एक्शन और एक्सप्रेशन के थ्रू उस गेम को प्ले कर सकता है। अब आपको क्या करना है, ईच इमोशन के साथ उसे बस रिपीट करते जाना है, जैसे भी हमने लव, लव, हैप्पीनेस, इन सब चीजों के ऊपर किया। ओके, फिर उसके बाद हम करेंगे रौद्र के लिए, फिर उसके बाद हम कर सकते हैं फियर वाले के लिए, शांति के लिए, है ना, हर एक चीज के लिए हम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हमें हर एक डिफरेंट डिफरेंट इमोशन के लिए उसको ट्राई करना है। ओके, यू कैन ट्राई डूइंग इट विदाउट वॉइस, अब आप वॉइस के बिना भी उसे कोशिश कर सकते हैं कि ट्राई करें आप, कि आपने बोलना नहीं है, बस फेशियल एक्सप्रेशन देने हैं, बॉडी लैंग्वेज से बताना है। इट विल हेल्प इन फोकसिंग ऑन एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, इससे क्या होगा, आप अपने एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से डिपिक्ट करना होता है, बताना होता है, कैसे शो करना होता है, ये सब चीजें सीखेंगे। यू कैन स्किप एक्शन टू फोकस ओनली ऑन वॉइस एंड एक्सप्रेशन, फिर आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप अब एक्शन नहीं करेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे, बस आप अपनी वॉइस पे और अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे काम करेंगे। ऑल वेरिएशन विद ऑल इमोशंस कैन बी एक्सप्लोर्ड इन द क्लास, आप इस तरह के कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं अपने क्लास में, और डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन से आप जान सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए 4 जगह पे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, अचीवमेंट, हेल्प एंड कनेक्शन, अल्टीमेट गुड, ये सारा बताया गया है। ये आपको नहीं पढ़ना, ये नोट टू द टीचर है। आगे देखते हैं, मैंने यहाँ पे ये बनाया है थोड़ा सा, आपको देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा और समझ आ पाएगा, है ना। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इन अ मोमेंट, उस क्षण भर के मोमेंट के लिए आपको खुशी मिल रही है, जैसे आपको ये आइसक्रीम खाने को मिली, बच्चा खुश हो गया। उसके बाद रॉकेट बना दिया इस बच्चे ने, इसे अपने मॉडल के लिए इसे दिखाना था, इसने अचीव कर लिया, पर्सनल अचीवमेंट। हेल्प एंड कनेक्शन, हेल्प एंड कनेक्शन क्या होगा, एक मिनट, हाँ, हेल्प एंड कनेक्शन होगा कि बेचारी बच्ची कहीं गिर गई है ना, उसे पानी पीना था, प्यास लगी थी, तो आपने उसकी मदद कर दी थोड़ी सी, हेल्प एंड कनेक्शन में आएगा। अल्टीमेट गुड में क्या आएगा, चलिए,
अल्टीमेट गुड में आएगा कि आपने कोई प्लांट, ये देखिए यहाँ प्लांट है, आपने इसे उगाया है, आपने किसी ऑर्फनेज की मदद की है, तो वो अल्टीमेट गुड में आएगा, ठीक है, जैसे कि आपने नर्चर किया वर्ल्ड को। चलिए आगे देखते हैं। एडवांस्ड, ओके, now that you all have mastered the names and varying intensities of each emotion, अब जैसे कि आपने मास्टर कर लिया है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, हाँ, जैसे कि आपने मास्टर कर लिया है नेम्स को और इंटेंसिटी को, इमोशंस की जो जो इंटेंसिटी होती है डिफरेंट डिफरेंट की, कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा, अब क्या करना है, लेट्स ट्राई पुटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। अब कोशिश करते हैं कि हम इसे एक स्टोरी के रूप में प्रेजेंट कर पाए। कि हमने देखो इंटेंसिटीज तो हमने समझ ली थी कि इंटेंसिटीज कैसी होती हैं, कैसे काम करती हैं और कितनी इंटेंसिटीज हैं, कैसे उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, थोड़ा थोड़ा जान लिया। अब हम जानेंगे कि उसे स्टोरी में कैसे डाल सकते हैं हम। ओके, नाउ द कॉर्नर्स विल ओनली हैव नेम्स ऑफ लेवल्स। अब कॉर्नर पे सिर्फ लेवल का नेम होगा। इट कुड बी द लेवल ऑफ एनी इमोशन, ये किसी भी इमोशन का लेवल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द स्टोरी। जो भी स्टोरी की सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से अब लेवल होगा कि माइल्ड है, बिल्कुल थोड़ा सा हैप्पीनेस है आपको, है ना, या बहुत ज्यादा इंटेंस हैप्पीनेस है, वैसे टाइप में वैसे लेवल होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Once upon a time, there was a queen who ruled over a huge province in India. एक रानी थी, एक क्वीन थी, काफी समय पहले जो रूल करती थी बहुत बड़े प्रोविंस में, इंडिया की बहुत एक बड़ी स्टेट में, एक जगह में एक रानी रूल किया करती थी। शी फॉट मेनी बैटल्स, बहुत लड़ाइयां लड़ी उन्होंने, एंड प्रोटेक्टेड हर पीपल ब्रेवली, और अपनी जनता को उन्होंने बहुत ब्रेवली प्रोटेक्ट किया हमेशा। कॉल आउट वीर रस, इसे हम क्या कहेंगे, वीर रस, है ना, स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल वीरता वाला दिखा रहा है, वीरता वाला इमोशन दिखाया उन्होंने। The rest of the children go to L3 and emote it. L3 मतलब हमने यहाँ पे जो L3 है वो जगह दी वीर रस को, मतलब वीर रस जहां हमने प्ले कार्ड लगाया है वीर रस का, उस जगह को हमने L3 लिखा हुआ है कि ये L3 है। L3 जगह में वीर रस वाला पोर्ट्रेट या वीर रस वाला प्ले कार्ड लगाया जाएगा। ओके, अब बच्चे क्या करेंगे, हाँ, द चिल्ड्रन गो टू L3 एंड इमोट इट। अब L3 में, L3 वाली जो जगह होगी वहां बच्चे जाएंगे और उसे इमोट करेंगे। इमोट मतलब जो इमोशन इस स्टोरी की वजह से उनके अंदर डेवलप हो रहा है उस इमोशन को एक्सप्रेस करेंगे, इमोट करेंगे, ठीक है। आगे है, वन डे टू चिल्ड्रन केम एंड सेड दे डिफीट हर इजीली। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद दो बच्चे आते हैं रानी के पास, इन रानी के पास, और कहते हैं कि जी हम आपको ना डिफीट कर देंगे। कौन कहता है, ये दो छोटे छोटे से बच्चे कहते हैं। एक तो ये होता है, एक ये होती है दीदी, बोलती है कि हम आपको डिफीट कर देंगे रानी जी, हम हरा देंगे आपको। तो वो अद्भुत हो जाती है कि अच्छा हमें डिफीट करेंगे ये बच्चे छोटे छोटे से, तो अद्भुत रस में हो जाती है रानी, उनको बड़ा अद्भुत लगता है, अच्छा ये तो बहुत स्ट्रेंज बात है। तो अद्भुत रस होता है L2 वाली जगह में, तो बच्चे क्या करते हैं, एकदम से अद्भुत बोलेंगे, है ना, और L2 वाली जगह पे चले जाएंगे। द चिल्ड्रन गो टू L2 एंड इमोटेड। इमोटेड मैंने पहले भी बताया, उसको एक्सप्रेस करना। शी लाफ्स एंड एग्रीज टू द चैलेंज। अब क्या होता है, ओके जस्ट अ सेकंड, मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन, मेरे को लगता है मैंने यहाँ गलत बोल दिया होगा, नहीं भी बोला होगा तो मैं इसको एक बार फिर से बता देती हूँ। जो बच्चे आए थे, बच्चों ने जब अपनी क्वीन को कहा कि हम आपको डिफीट कर देंगे, तो अद्भुत रस हुआ। ओके, अद्भुत मतलब बिल्कुल स्ट्रेंज लगा रानी को, है ना, पर स्ट्रेंज लगने के बाद वो हंसी भी, उन्होंने मजाक भी उड़ाया कि ये कैसे मुझे डिफीट कर पाएंगे, है ना। तो शी लाफ्स एंड एग्रीज टू द चैलेंज। मैंने शायद सही बोला था, मुझे लग रहा था कि मैंने उल्टा कह दिया। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला था, नॉर्मल है। फिर वो लाफ करते हैं और एग्री करती है चैलेंज के लिए, जिसे हम हास्य रस कहते हैं, और वो L1 वाली जगह पे होता है, और फिर बच्चे वहां L1 पे चले जाते हैं और उसे इमोट करते हैं। तो ऐसे हमने गेम खेलनी है, एंड सो इट गोज ऑन, और वैसे ही आगे चलता रहता है। एवरीवन कैन टेक टर्न्स इन नरेटिंग स्टोरी। अब आप भी अपनी टर्न ले सकते हैं स्टोरी नरेट करते टाइम, आप भी नरेट कर सकते हैं ऐसी स्टोरीज को। दे कैन इधर बी गिवन टाइम टू प्रिपेयर, टाइम भी दिया जा सकता है प्रिपेयर करने के लिए, है ना, कि आप कह दें कि बच्चों आपको कल स्टोरी प्रिपेयर करके लानी है, ऐसा भी हो सकता है।
और हैव देम से इट स्पॉन्टेनियसली, और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ये कहें कि एकदम से आपको इन क्वेश्चंस का आपको इन स्टोरीज का क्रिएशन करना है, ठीक है, कि आपको अभी बैठ के स्टोरी बनानी है फटाफट 2 सेकंड के अंदर अंदर, कि कोई हास्य रस की स्टोरी बनाओ, चलो तो आपने एकदम से स्टोरी बना दी। ओके, दे कैन ऑल्सो नरेट पॉपुलर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र और पुराण और पंचतंत्र की भी स्टोरी आप बता सकते हैं। ये आपको नहीं पढ़ना, ये टीचर के लिए है, ये मैम के लिए था। अब ये क्वेश्चंस थे कुछ आपके एनसीईआरटी आपसे पूछ रही थी सर्कल टाइम वाले, इनको मैंने आगे लिखा है, आगे इनको कवर करते हैं। अगर आपको इसको नोट करना है तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बेटा, ये आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक और क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, हाउ मेनी न्यू एडिशंस डिड यू मेक टू भरत मुनिज लिस्ट ऑफ इमोशंस? पहले तो यहाँ बताया गया कि भरत मुनि जी ने 8 इमोशंस दिए हैं, ठीक है, पर हमने उसमें एक नया ऐड किया, और एक नया ऐड करने के बाद हमें नवरस मिला, 9 इमोशंस, तो हमें नवरस का कंसेप्ट मिला। तो हमने ऐड कितने किए? 9, 9th ऐड किया, एक ऐड किया जो था शांता, पीस वाला इमोशन, टोटल हो गए 9 इमोशन। आगे देखते हैं, डू यू थिंक यू कैन हैव मोर देन 3 और 4 लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी? हाँ, हो सकते हैं, 3 और 4 लेवल ऑफ इंटेंसिटी आसानी से हो सकते हैं, इट्स वेरी इजी। जैसे कि यहाँ देखो, वेरी माइल्ड इंटेंसिटी बताई गई है एंगर की, वेरी माइल्ड बिल्कुल नहीं है, हल्का सा ही है, मतलब ना के बराबर वाला आपको गुस्सा आ रहा है। फिर माइल्ड है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा है, मॉडरेट हल्का सा बढ़ रहा है, थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत ही तेज गुस्सा आ गया, एक्सट्रीमली अब तो बेटा लड़ाई हो जाएगी, अब तो एक्सट्रीम गुस्सा आ गया, ऐसे। ओके, चलिए, वट आर दोज इमोशंस? यहाँ पे ऊपर इमोशंस मैंने बताए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानका, विवित्सा, अद्भुता। ओके, और 9th है शांति वाला, शांता, ठीक है, शांता है 9th एडेड। तो ये है सारे इमोशंस, लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ वाला आंसर, यहाँ मैंने सिर्फ ये न्यू वाला ऐड किया इस आंसर में, बट आपको अगर आपकी मैम बोले इस आंसर में आपको सारे आंसर लिखने हैं, तो इधर से ये वाले भी उठा लेना कि द 8 इमोशंस गिवन बाय भरत मुनि वर, फिर उनको लिख देना ये 8, एंड द न्यूली एडेड इज, फिर ये लिख देना शांता के बारे में, ठीक है, ऐसे लिख देना। डू यू एक्चुअली फील और एक्सपीरियंस द इमोशन and its intensity as you express them, or is it just external? मतलब क्या जब आप एक्सप्रेस करते हैं इन इमोशंस को, तो क्या आप खुद भी फील कर पाते हैं उन इंटेंसिटीज को? ऑब्वियसली कर पाते हैं। आपको कभी कभी बहुत गुस्सा आता है तो आपकी जो फीलिंग होती है वो डिफरेंट होती है, जब थोड़ा कम गुस्सा आता है तो फीलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी एनसीईआरटी ने आपको बॉक्स बनाया है, इसे भी हम अभी डिस्कस करते हैं। चलिए, एक्सप्लोरिंग एक्सप्रेशन स्टाइल्स, एक्सप्रेशन के जो स्टाइल्स हैं बेटा, कि किस तरह से हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, उसको हमने यहाँ पे स्टडी करना है। एज यू प्लेड द गेम ऑफ इमोशनल कॉर्नर्स, जैसे आपने अभी इमोशनल कॉर्नर वाली गेम खेली, डिड यू नोटिस हाउ ईच वन ऑफ यू हैड अ डिफरेंट वे ऑफ शोइंग द इमोशंस? क्या आपने ये नोटिस किया कि हर एक इंसान का अपने इमोशंस को शो करने का तरीका अलग होता है? क्या आपने ये नोटिस किया? Though the situation and feeling was the same, why is it that some people close their eye when they are scared, and other people open it wide in the same fear? अब क्या होता है कि डिफरेंट वे होता है इमोशन को शो करने का, हर इंसान का डिफरेंट वे होता है ऑफ शोइंग द इमोशन, है ना, हर एक इंसान का, ईच वन ऑफ यू। अब क्या होता है कि सिचुएशन और फीलिंग सेम होने के बाद भी, सिचुएशन और फीलिंग सेम होने के बाद भी कुछ पीपल, जैसे मान लें अगर वो गुस्सा होते हैं तो वो अपनी आईज क्लोज कर लेते हैं जब वो डरते हैं, और कुछ लोग जब वो बहुत स्केर्ड होते हैं, डरे होते हैं, तो अपनी आंखों को बहुत बड़ा बड़ा ओपन कर लेते हैं। जैसे ये डरा हुआ है, इसने अपनी आंखें बंद कर ली, ये डरी हुई, इसने आंखें बिल्कुल बड़ी बड़ी वाइड कर ली, है ना, इसने बंद कर ली और इसने वाइड ओपन कर ली। आगे,
List a few other example where you think the same emotion was shown in different ways in a table in the next column. जो यहाँ पे ये कॉलम बना हुआ है बेटा, इधर हमने ये बताना है कि कैसे हम एक ही इमोशन को दो लोगों में अलग अलग तरह से नोटिस कर लेते हैं कि एक ही तरह का इमोशन है, पहला बच्चा कुछ और इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वही इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है पर किसी और स्टाइल से कर रहा है और दूसरा वाला किसी और स्टाइल से कर रहा है. Add more line if you need to write more about emotions or style. अगर आप इमोशंस और स्टाइल के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं कि मान लें आपका मन कर रहा है कि आपने स्टाइल 3 भी डालना है तो आप यहाँ स्टाइल 3 का एक कॉलम बना लीजिए, ऐसे कि एक और बच्चे ने कैसे बिहेव किया वैसा आप लिख सकते हैं. बट इट इज इम्पोर्टेंट टू ऑब्जर्व अदर इंटेंडली, मतलब आपको बाकी बच्चों को खुद अच्छे से ऑब्जर्व करना है डूइंग दिस एक्सरसाइज. जो वो एक्सरसाइज आप कर रहे होंगे ये वाली कि कैसे कैसे बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट इमोशन को एक्सप्रेस करने के तरीके होते हैं, तो आपको पहले बच्चों को ना अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करना जरूरी है. ओके मतलब यहाँ पे मैं एक और चीज भी कह देती हूँ कि इसको कॉपी नहीं करना है, आप इसको एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो कि क्या एग्जाम्पल है, कैसे लिखा गया है. इसको कॉपी नहीं करना है कि बस ये हमें स्कूल में दिया था और हमने एज इट इज मैम वाला उतार दिया. ओके तो खुद एक्सरसाइज करनी है, एनसीईआरटी बोल रही है ऑब्जर्व करना है, खुद एक्सरसाइज करनी है, फिर नोट करना है. यू कैन ऑल्सो इंक्लूड एक्शन, आप एक्शन को इंक्लूड कर सकते हैं, साउंड, वॉइस के स्टाइल को, जो जो आपको लगता है आप हर चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं. अब मैम ने लिखा है स्टाइल का मतलब, स्टाइल 1 का मतलब है कि एक पहले बच्चे ने जिसको हमने ऑब्जर्व किया उसने कैसे उस पे रिएक्शन दिया और दूसरे बच्चे ने उस पे कैसे रिएक्शन दिया. फियर को देखते हैं, डर को. क्लोज्ड आई है ना, आंखें बंद थी एक बच्चे की, दूसरे की बड़ी बड़ी ओपन थी, वाइड आई. एंगर, गुस्सा, क्लेंच फिस्ट, मुट्ठी बंद कर ली. होल्ड आर्म्स है ना, बिल्कुल आर्म्स अपनी फोल्ड कर ली. जॉय, हंसी, सॉफ्टली स्माइल कर रहा था, हल्की हल्की स्माइल. लाफ आउट लाउड, बिल्कुल दांत बाहर निकाल के बिल्कुल बत्ती सी दिखा के ऐसे बिल्कुल स्माइल कर रहा था, बहुत जोर जोर से हंस रहा था. सैडनेस, परेशानी, उदासी. लुक डाउन क्वाइटली, बिल्कुल नीचे देख रहा था. और दूसरा बच्चा रो रहा था, टीयर्स थे उसकी आंखों में, आंसू थे. वॉन्डर, सरप्राइज, ओपन माउथ विद सरप्राइज, बिल्कुल मुंह खुला रह गया इतना सरप्राइज देख के. रेज आईब्रो, जो आईब्रोज हैं आपकी वो उठा ली एक बच्चे ने, इतना उसको सरप्राइजिंग लगा. करेज, स्टैंड स्टेट विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल स्टेट है खड़ा हुआ एक बच्चा. दूसरा बच्चा डिटर्मिन्ड हो गया बहुत ज्यादा. डिसगस्ट, बुरा, अजीब, गंदा सा लग रहा है. रिंकल्ड नोज है ना, ऐसे नोज बिल्कुल रिंकल हो गया, क्या गंदा सा चीज हमने देखने को मिला है ना, बिल्कुल टमाटर मान ले सड़ गया है, आपको देखना पड़ रहा है, आपको गंदा सा लगेगा, छी कितना गंदा है. दूसरा बच्चा टर्न द फेस अवे, उसने अपना फेस बिल्कुल अवे कर लिया, मुझे नहीं देखना है ऐसे ऐसा. पीस, शांति. सिट काम, बिल्कुल शांति से बैठा है एक बच्चा क्लोज आई के साथ. दूसरा बच्चा जेंटली बैठा हुआ है ना, वो भी आराम से बैठा हुआ है, हल्की हल्की स्माइल कर रहा है और रिलैक्स्ड पोर्शन में बैठा हुआ है. एक यहाँ पे आईज क्लोज कर रहा है और एक बिल्कुल रिलैक्स पोर्शन में. चलिए, व्हाट आर दीज स्टाइल्स ऑफ एक्सप्रेशन, ये क्या है स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन. इज एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस ऑल्सो कैटेगराइज इनटू डिफरेंट स्टाइल, क्या एक्टिंग और परफॉर्मेंस को भी डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में कैटेगराइज किया जाता है स्टाइल्स में. व्हाट इट व्हाट इज इट बेस्ड ऑन, ये किस चीज पे बेस्ड होती है. रीड ऑन एंड गेट योर आंसर्स, पढ़िए और इन आंसर्स को जानिए. हम इधर इस चैप्टर में तो शायद हर एक क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए, पर जैसे जैसे आपका कोर्स आगे बढ़ता जाएगा बेटा, पहले चैप्टर के बाद दूसरा तीसरा करते करते आप अपनी पूरी बुक खत्म करेंगे, तब तक आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा. ओके चलिए, स्टाइल्स ऑफ एक्टिंग, एक्टिंग के स्टाइल्स को देखते हैं बेटा. चलिए ओके, आधा हो गया लेक्चर लगभग. 2 मिनट की मैंने बस आपसे एक बात करनी है, उसके बाद हम इसको शुरू करते हैं. मैंने आपसे ये बात करनी है बेटा कि अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ हमें डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है और अगर हमारा मन है भी अगर हम इंटरेस्ट भी रखते हैं आर्ट्स की तरफ, फाइन आर्ट्स की तरफ, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, इन सब चीज़ों की तरफ, थिएटर की तरफ, एक्टिंग की तरफ, तो हम उसे नहीं परस्यू करेंगे और हम सिर्फ अपना
उसी एम पे ध्यान देंगे कि हमें तो डॉक्टर इंजीनियर बनना है। अगर बेटा आप ऐसा सोचते हैं तो आप इससे मेरी बातों को ज़रूर अभी सुनिएगा कि क्या होता है कि कभी-कभी ना जो बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्ट होते हैं, बहुत रिनाउंड, बहुत जिनका नाम होता है, तो उनकी लाइफ में भी ना ऐसी कुछ कंडीशंस आई होती हैं कि बचपन में उनको पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से या सोसाइटी के अदर रिलेटिव्स के प्रेशर की वजह से ये नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी हो। बट ऐसे आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो अपनी कला कभी नहीं छोड़ते। तो अगर आपको भी लगता है कि कभी पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं उतना, है ना, सुनते नहीं है ज़्यादा, मतलब हम पेंटिंग करना चाहते हैं या आर्ट में आगे जाना चाहते हैं, वो हमारा हेल्प नहीं करते, तो आपको उनकी बात भी माननी है, पढ़ाई भी करनी है, बट अपना आर्ट, अपना जो नॉलेज है, अपना जो आपका स्किल है, उसको कभी नहीं छोड़ना है। कुछ भी हो जाए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। उनको मनाना है कि आप पढ़ाई भी करेंगे और साथ में आप ये भी प्रैक्टिस किया करेंगे, तो वैसे वो मान जाएँगे ऑब्वियसली। अगर आप पढ़ाई में अच्छा परफ़ॉर्म करने लगे तो वो मान जाएँगे। तो इस बात का ख़्याल रखना है कि हो सकता है कि आज हम इतने बड़े-बड़े आर्टिस्ट की बात करते हैं, है ना? तो हो सकता है बेटा कि कल को आने वाले टाइम में आप जैसे आर्टिस्ट की भी बात की जाए। ऑब्वियस सी बात है, आप हमारी कंट्री का आने वाला फ्यूचर हैं। आप एजुकेट होंगे, फिर आप अच्छे स्किल डेवलप करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, वर्ल्ड में इंडिया को एक रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो दिखती सी बात है कि आपका तो पॉजिटिव होना और अपने आप पे काम करना ज़रूरी बनता है ना? तो एक और चीज़ का आपको सवाल का मेरे जवाब देना है कि मान लीजिए कि आपके आजकल के जो हीरोज़ हैं, उनमें से एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, रणवीर सिंह का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ओके? मेरा सवाल आप बच्चों से ये है कि अगर रणवीर सिंह, जो बहुत फेमस एक्टर हैं, अगर वो एक्टिंग छोड़ देते, एक्टिंग कभी ना करते और ये कहते कि मेरे पेरेंट्स तो बस मुझे पढ़ाना चाहते हैं, मुझे इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं और मैं वही बनूँगा, और कोई बात नहीं, मुझे थिएटर करना पसंद है, मुझे एक्टिंग करना पसंद है, मैं कभी एक्टिंग नहीं करूँगा। तो अगर वो ऐसी सोच रखते, तो क्या आप इतनी बड़ी-बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ देख पाते उनकी? और क्या वो करोड्स ऑफ मनी कमा पाते? आपको इस बात का मुझे जवाब देना है। तो चले, बातें हो गई, आगे शुरू करते हैं स्टाइल्स ऑफ एक्टिंग से। Acting has been explored by many experts and artists across the world for many centuries. एक्टिंग को एक्सप्लोर किया गया बहुत से एक्सपर्ट और आर्टिस्ट के द्वारा। कहाँ पे? अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे जहान में, पूरे विश्व में। इतनी सेंचुरी से, कितनी सेंचुरी से आप मतलब हिसाब लगा लें, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है, आप ऐसा समझ सकते हैं, तब से आर्ट को, एक्टिंग को, रोल प्ले को, थिएटर को, इन सब चीजों को काफी वक्त से हमारा जो है एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है एक्सपर्ट और आर्टिस्ट के द्वारा। द स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस यूजुअली डिपेंड अपॉन द लोकल कल्चर। जो उनका स्टाइल होता है ना परफॉर्मेंस का, वो यूजुअली उनके लोकल कल्चर के ही हिसाब से होता है। जो लोकल उनका आसपास का कल्चर होता है उसी के हिसाब से वो लोग परफॉर्मेंस देते हैं। बट देयर आर फ्यू स्टाइल दैट गो बियॉन्ड दिस एंड आर यूनिवर्सली फॉलो इवन टू दिस डेट। पर क्या होता है, वैसे तो जो आर्ट होता है, एक्टिंग होता है, रोल हम लोग प्ले करते हैं, थिएटर करते हैं, वो ना एक पर्टिकुलर कल्चर स्पेसिफिक होते हैं कि एक कल्चर में ऐसा जैसा ही किया जाता है, ऐसा ही रोल मिलता है, ऐसे जैसे ही परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंसेज या डांस परफॉर्मेंसेज होती हैं। बट कभी कभी ना वो बहुत बियॉन्ड चला जाता है और यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब पूरे विश्व में उसको किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, इतना वो पॉपुलर हो जाता है। और कभी कभी तो आज दिन तक भी, मतलब सालों से चलता आ रहा है, हजार सालों से चलता आ रहा है, और आज दिन तक भी उसको फॉलो किया जाता है। सम ऑफ द एंशियंट कल्चर दैट क्रिएटेड देयर ओन स्टाइल्स आर मेंशन्ड इन द राइट। कुछ जो एंशियंट कल्चर्स हैं जिन्होंने अपनी बहुत एक गहरी छाप छोड़ी है हमारे आर्ट के ऊपर, हमारे आर्ट की एक जिंदगी में, है ना, आर्टिस्टिक एक लाइफ में, वो है ये कुछ जो यहाँ पे राइट साइड में आपको दिए हुए हैं। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया में, ब्रेथ स्टाइल, मेथड एक्टिंग, इनके बारे में। इन द पिक्चर्स ऑन द राइट, डू यू सी द वेराइटी इन द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन? क्या आपको जो राइट में ये पिक्चर दिख रही है, इनकी जो प्रेजेंटेशन है, इनमें क्या आपको कुछ वेराइटी नजर आ रही है? ईच वन लुक कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर। हाँ, हमें नजर आ रही है, और वो नजर क्या आ रहा है हमें कि हर एक एक
जो भी यहाँ पे वैरायटी दी गई है, 4 डांसेस या 4 तरह की एक्टिंग के बारे में बताया गया है, उन चारों का बिल्कुल ही अलग तरीका है शो करने का, बिल्कुल अलग लुक्स है, बिल्कुल अलग उनके वहां से हमें पोस्चर्स और जो ड्रेसिंग है वो देखने को मिल रही है। यू सी वेराइटी इन कॉस्ट्यूम, कॉस्ट्यूम में आपको चेंज दिखने को मिलेगा, प्रॉपर्टी चेंज देखने को मिलेंगी, म्यूजिक जिस पे वो परफॉर्म करते हैं, डांस करते हैं, रोल प्ले करते हैं, उसको अलग, वो अलग आपको मिलेगा, डायलॉग्स अलग अलग होंगे, लैंग्वेज भी अलग हो सकती है, काइंड ऑफ स्टोरी द टेल भी अलग हो सकता है ये वॉरियर स्टोरी बताते हो, है ना, हो सकता है ये गॉड गॉडेसेस की स्टोरी बताते हो, ये लव एंड रोमांटिक बताते हो, ये फनी बताते हो, ऐसा होता है। ओके, चलिए, विथ सो मच वेरिएशन, इतनी सारी वेरिएशन के साथ, हाउ डू वी फाइंड स्टाइल दैट कैन बी अप्लाइड यूनिवर्सली, हम कैसे ढूंढेंगे वो स्टाइल को जो कि यूनिवर्सली अप्लाई हो सके, नो मैटर वेदर इट इज परफॉर्म्ड, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे परफॉर्म होते हैं, पर इतनी ज्यादा वैरायटी होने के बाद हम कैसे ढूंढेंगे कि कौन सा वो डांस फॉर्म है या कौन सा वो थिएटर एक्टिंग है जो कि यूनिवर्सली अप्लाई की जाए, जो कि पूरे वर्ल्ड में अप्लाई की जा सकती है। दिस इज अचीव्ड बाय क्रिएटिंग स्टाइल्स दैट आर मोर नेचुरल एंड क्लोजर टू रियल लाइफ, ये अचीव किया जाता है ऐसे स्टाइल्स को बना के जो कि नेचुरल होते हैं और क्लोजर टू रियल लाइफ होते हैं, मतलब रियल लाइफ में जिस तरह के आपको एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं उसी तरह के इधर आपको ये जो रोल है थिएटर के, एक्टिंग है, ये सब देखने को मिलती है। ब्रेथ स्टाइल एंड मेथड एक्टिंग आर सम एग्जाम्पल, जैसे कि ब्रेथ स्टाइल है ये वाला और मेथड एक्टिंग है ये नीचे, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ लुक एट दीज पिक्चर एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द कंट्री और द कल्चर। अब आप इन पिक्चर्स को देखिए और कोशिश करिए कि आप जान पाए कि ये कौन सा कंट्री है, कौन सा कल्चर है, किस रीजन का हो सकता है। ये डिफिकल्ट है ना, राइट? इट कुड बी एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये कोई भी वर्ल्ड का पार्ट हो सकता है, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया की बात करते हैं, हमारे भारत की, अगर ये इंडिया में होता है, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया में, तो जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ इंडिया में होता है, बाहर भी तो हो सकता है, श्रीलंका में हो सकता है, नेपाल, भूटान, कहीं और भी तो हो सकता है ना। मोस्टली सीन इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, है ना, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से कहीं भी हो सकता है, तो ये कह पाना कि वो कंट्री कौन सी कंट्री के कौन से पार्ट में हो रहा है काफी मुश्किल हो जाता है। So these styles are very different when compared to the previous set of culture based style. तो क्या होता है ना, जैसे जैसे इनको ग्लोबलाइज किया गया, एक डांस फॉर्म को या एक एक्टिंग के परफॉर्मेंस को या एक तरह की थिएटर परफॉर्मेंस को जो बहुत ज्यादा ग्लोबल लेवल पे हमने दिखाया, दर्शाया, है ना, तो ये थोड़े थोड़े स्टाइल जो है ना वेरी करने लग गए, है ना। these styles are very different when compared to previous set of culture based style। तो जो अब के स्टाइल्स बन के हमारे पास तैयार आए, वो कुछ जो पुराने कल्चर बेस्ड स्टाइल्स है ना उससे थोड़े से डिफरेंट हो गए, है ना, क्योंकि अब हमने ज्यादा इम्फेसिस दिया कि जो हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट हो पाए और जो हमें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पाए। ओके, these styles are based on techniques of acting and direction that can be applied to any script or story। अब ये स्टाइल्स क्या थे, कुछ ऐसी टेक्निक और एक्टिंग पे बेस्ड थे जो कि किसी भी तरह की स्टोरी पे अप्लाई किए जा सकते हैं। यू विल लर्न इन डिटेल अबाउट दी स्टाइल्स इन द अपकमिंग ग्रेड्स। अब आप इन स्टाइल्स के बारे में अपकमिंग ग्रेड्स में भी काफी अच्छे से जानने वाले हैं, अभी तो आपको बस बिल्कुल बेसिक सा बताया गया। चलिए, एज वी हैव ऑब्जर्व देयर आर टू मेजर स्टाइल्स ऑफ एक्टिंग, जैसे कि हमें पता है दो मेजर स्टाइल दो मेजर स्टाइल्स ऑफ एक्टिंग होते हैं। ओके, with elaborate costumes, makeup, music, dramatic acting, bigger gesture and loud voices, ये होता है पहला। दूसरा होता है costume and makeup that are close to everyday life, minimal music, acted in their normal behavior। दो तरह के हो गए, एक तो बहुत बोम्बास्टिक वे, बहुत बड़ा बड़ा बताया, उसमें बड़े बड़े कॉस्ट्यूम्स, बहुत ही ड्रामेटिक एक्टिंग बताई है, बहुत लाउड वॉइस आ रही है, म्यूजिक आ रहा है, बड़े बड़े कॉस्ट्यूम्स पहने हैं। और एक है बिल्कुल आपकी डेली लाइफ की तरह, जैसे आप कपड़े पहनते हैं, आप रहते हैं, वैसा बताया गया। डू वी हैव नेम्स फॉर दीज, क्या इनके लिए कोई नाम भी दिए गए हैं, आगे हम देखेंगे। हु गेव देम देयर नेम्स, किसने अब इन्हें नाम दिए। एज वी स्टडीड इन ग्रेड 6, जैसे कि हमने ग्रेड 6 में पढ़ा था, मोर देन 2500 ईयर्स अगो भरत मुनि
A great sage from India studied, researched and analyzed the performing art and defined all these elements. भरत मुनि जी ने 2500 साल पहले, जो कि बहुत ही ग्रेट सेज थे, है ना, साधु थे बहुत बड़े, उन्होंने रिसर्च किया, एनालाइज किया, किसको? परफॉर्मिंग आर्ट को, और इन सभी एलिमेंट्स को वो डिफाइन करके गए, है ना। दो इट वॉज रिटन 2500 years ago, हालांकि ये 2500 साल पहले लिखा गया है, वी स्टिल यूज इट टुडे एज इट इज स्टिल अ रेफरेंस फॉर अस, स्टिल रेलेवेंट है ये हमारे लिए। तो आज भी हम इन्हीं को ही, इन्हीं एलिमेंट्स को यूज करते हैं। The level of detail and expertise in his work, नाट्य शास्त्र, is astonishing. जो लेवल ऑफ डिटेल है ना, और जो लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज है उनके वर्क में, उनके काम में, नाट्य शास्त्र में, वो एस्टोनिशिंग है बेटा। वो बहुत ही अच्छा काम उन्होंने नाट्य शास्त्र में किया है। The two styles as defined by the Bharat Muni are नाट्यधर्मी, लोकधर्मी। नाट्यधर्मी है एक है लोकधर्मी। देखते हैं हम, जो यहाँ हमने देखा ये दो वाले फॉर्म्स, इन्हीं को ही आगे बताया गया। चलो मैं आपको समझाती हूँ फिर से। वहां मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया ना, जब हम यहाँ पढ़ रहे थे, ये वाले पढ़ रहे थे जब। चलो नाट्यधर्मी लोकधर्मी, इसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, अभी समझ आ जाएगा, इजी है। ओके, नाट्यधर्मी करते हैं पहले। क्या होता है नाट्यधर्मी जी? बिगर एग्जैजरेटेड मूवमेंट्स, बड़े बड़े हाथों के मूवमेंट्स, ओवर द टॉप एक्सप्रेशन, बहुत लाउड एक्सप्रेशन, लाउड वॉइसेस, बहुत भारी आवाज में, लाउड वॉइस में बात हो रही है। इलेबोरेट ब्राइट कॉस्ट्यूम, जैसे आप इनका एग्जांपल देख सकते हैं, ये है ना, इन एन लिख देती हूँ मैं इधर, एनडी नाट्यधर्मी, एनडी नाट्यधर्मी, नाट्यधर्मी है ये भी नाट्यधर्मी है, ठीक है। बहुत लाउड एक्सप्रेशन, जैसे भरतनाट्यम डांस वगैरह होता है, कितने लाउड आपको दिखाई देते हैं, इतने बड़े बड़े कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, ब्यूटीफुल डांस के मुद्रास करते हैं वो, जबकि हमारी लाइफ की डेली एक्टिविटीज को बताते हैं, पर फिर भी कितना बड़ा बड़ा कॉस्ट्यूम, इतनी बड़ी बड़ी ज्वेलरीज वगैरह वो पहनते हैं। ओके, नाट्यधर्मी होता है। अब है लोकधर्मी। लोकधर्मी क्या होता है? जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड है, आपका रियल लाइफ में जो एक्टिंग हो रही है, या उस चीजों को जो डिपिक्ट कर रहा है ना, एक्शन, एक्सप्रेशन, कॉस्ट्यूम, ऑल नेचुरल एंड रिजेंबल रियलिटी, रियलिटी को भी रिजेंबल कर रहा है। इट अपीयर्स लाइक द सिचुएशन इज नेचुरली हैपनिंग, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नेचुरल हैपनिंग हो रही है, कोई एक्टिंग नहीं कर रहा है उसमें, मतलब एक्टिंग नहीं लगता है वो, ऐसा लगता है रियल ही हो रहा है ना, ये सब चीजें। चलो यहाँ पे एक स्टेंजा दिया गया है लोकधर्मी नाट्यधर्मी के बारे में। Here is the actual stanza from the नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र का एक एक्चुअल स्टेंजा यहाँ दिया गया है, that talks about natural and stylized acting, जो कि नेचुरल और स्टाइलाइज्ड एक्टिंग के बारे में हमें बताता है, लोकधर्मी नाट्यधर्मी। प्रैक्टिस, इसका मीनिंग हम देखते हैं। प्रैक्टिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इज टू फोल्ड, लोकधर्मी रियलिस्टिक, नाट्यधर्मी थिएट्रिकल, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे? जो हम धर्मी प्रेजेंटेशन करते हैं, है ना, रोल की प्रेजेंटेशन करते हैं एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस में, दो तरह की होती है, एक होती है लोकधर्मी, दूसरी होती है नाट्यधर्मी। ओके, ये है, देखिए आगे हम देखते हैं। एक्टिविटी 1.2, पिक योर स्टाइल, अपना स्टाइल पिक करिए। दिस एक्टिविटी इज डन इन ऑर्डर टू गेट फेमिलियर विद द टू स्टाइल्स ऑफ एक्टिंग। ये जो आपको एक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है, ये इसलिए बताई गई है कि आप फैमिलियर हो सके दो स्टाइल्स ऑफ एक्टिंग के साथ। ओके, लोकधर्मी नाट्यधर्मी। कीप अ फ्यू चिट्स प्रिपेयर्ड विद सिंपल एक्शन रिटन ऑन ईच ऑफ देम। ओके, कुछ चिट्स लिखिए, उस पर सिंपल सिंपल से एक्शंस लिखिए, कि जैसे वॉकिंग लिख सकते हैं आप, है ना, हैप्पीनेस लिख सकते हैं, हैप्पीनेस ड्यू टू कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, हैप्पीनेस वैसा, है ना। यू आर प्रेइंग इन फ्रंट ऑफ गॉड, है ना, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं, कुछ सिंपल सिंपल से एक्शन। एग्जाम्पल्स, वॉकिंग ऑन द रोड विद मेनी पॉट होल्स, कि बहुत खड्डे हैं, गड्ढे बने हुए हैं काफी सारे, उनमें आप वॉक कर रहे हैं उसके ऊपर से, फिर भी रोड के आसपास, तो आपको बहुत संभल के चलना पड़ेगा।
टेकिंग अ गिफ्ट आउट ऑफ अ बैग, आपके बैग के अंदर गिफ्ट है, उससे आप बाहर निकाल रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। अपनी फेवरेट चॉकलेट आप खा रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब बेसिक क्या होगा, चलिए, अ सेट ऑफ फोल्डेड चिट्स आर केप्ट ऑन अ टेबल, फोल्डेड चिट्स को हमने टेबल पे रखना है। ईच चाइल्ड पिक्स अप वन चिट, हर एक बच्चा एक चिट उठाएगा, रीड करेगा, एक्शन उस पे जो लिखा हुआ है ना, रीड, एक्शन रिटन ऑन इट, द चाइल्ड गेट्स टू चूज इफ इट वांट्स टू डू दैट एक्शन, है ना। अब वो चाइल्ड के ऊपर आएगा कि वो चाइल्ड उस एक्शन को करना चाहता है नेचुरल स्टाइल से या फिर स्टाइलाइज से, लोकधर्मी से या नाट्यधर्मी से, ठीक है, चाइल्ड चूज करेगा। द चाइल्ड गेट्स टू चूज कि उसको लोकधर्मी से करना है या नाट्यधर्मी से करना है, या वो एग्जैजरेटेड वाले मोमेंट से करना है या बिल्कुल रियलिस्टिक उसको बताना है अपना स्टाइल। अ चाइल्ड गेट्स अ चांस टू ट्राई रियलिस्टिक एक्टिंग, स्टाइलाइज्ड एक्टिंग, और बोथ, दोनों भी कर सकता है। अब एडवांस में आते हैं, हमने बेसिक देखा, अब हम एडवांस को देखते हैं। चलो, another set of the chit is kept alongside the set of actions, alongside एक जो आपने चिट का ये एक वो बनाया हुआ होगा, उस पे साथ में ही हमने एक और चिट रखी होंगी जिसमें आपने ये बताना है कि उसमें लोक धर्मी पे करना है कि नाट्य धर्मी पे करना है, रियलिस्टिक बताना है, स्टाइलाइज बताना है, या बोथ करना है, ठीक है। उसमें क्या लिखा होगा, इट हैज रियलिस्टिक, स्टाइलाइज्ड और बोथ रिटन ऑन देम। द चिल्ड्रन पिक्स वन चिट ईच फ्रॉम टू बंडल, दोनों बंडल से वो एक एक चिट उठाएगा और फॉलो करेगा जो जो उस पे लिखा हुआ होगा। देन कैन ट्राई मल्टीपल टाइम्स, और फिर वो चाहे तो मल्टीपल टाइम्स उसको खेल सकता है, उसको एंजॉय कर सकता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन इच टाइम, हर बार उसको डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर्कल टाइम में एनसीईआरटी ने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। व्हाट आर द डिफरेंस ऑब्जर्व्ड इन बोथ स्टाइलिंग्स ऑफ एक्टिंग, लोकधर्मी नाट्यधर्मी के बारे में। विच मेथड इज मोर इफेक्टिव, व्हाई, शेयर एग्जाम्पल, वेदर यू हैव सीन स्टाइलाइज एक्टिंग मूवी, टीवी एक्सेट्रा में, कहाँ पे, ये है इसका एग्जाम, ये है इसका आंसर। ओके, मीनिंग क्या है, पहले लोकधर्मी नाट्यधर्मी ये हमने देख लिया है। चले, सर्कल टाइम ये था हमारा। व्हाट इज द डिफरेंस ऑब्जर्व बिटवीन बोथ स्टाइल, ये है लोकधर्मी, ये है नाट्यधर्मी। अगर आपने इसको फेयर नोटबुक पे कॉपी करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, ऐसे ले लो, पहले इनका ले लो लोकधर्मी नाट्यधर्मी का, उसके बाद आप इसका भी ले सकते हो, ये वाले क्वेश्चंस का, ये एक दो। चलो, पहले मैं आपको लोकधर्मी नाट्यधर्मी बताती हूँ। लोकधर्मी रियल लाइफ, नेचुरल एक्सप्रेशन, नेचुरल मूवमेंट्स, एवरीडे लैंग्वेज यूज करता है, बिहेवियर वैसा ही है ना, सिंपल होता है बिल्कुल, ऑडियंस फील करती है कि रियल है। नाट्यधर्मी क्या होता है, स्टाइलाइज कन्वेंशन होता है, एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशन, बड़े बड़े एक्सप्रेशन, बिल्कुल मूवमेंट इतने खतरनाक वाले, ठीक है। एलिवेटेड लैंग्वेज, जैसे भरतनाट्यम वगैरह यूज परफॉर्म किया जाता है, तो उसमें जो यूज होते हैं फीलिंग्स एंड इमोशनल्स, इमोशनल जो जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उन सब चीजों को आप नाट्यधर्मी कहेंगे। एलिवेटेड लैंग्वेज, स्टाइल, सिंबल, ये सब ग्रैंड एंड एक्सप्रेसिव, क्रिएट अ ड्रामेटिक एंड लार्ज देन लाइफ इफेक्ट, मतलब ऐसा लगे कि तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताई जा रही हैं, है ना, बहुत बड़ा बड़ा कॉस्ट्यूम पहना होगा, बड़ी बड़ी ज्वेलरीज पहनी होगी। ओके, विच मेथड इज मोर इफेक्टिव, देखो मेरे हिसाब से दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, आप किसी एक को मोर इफेक्टिव देन द अदर नहीं बता सकते, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्पस। लोकधर्मी इज मोर इफेक्टिव फॉर रियलिस्टिक स्टोरीज, और नाट्यधर्मी इज मोर इफेक्टिव फॉर माइथोलॉजिकल स्टोरीज। ओके, आगे है एग्जाम्पल, कहाँ देखा आपने, टीवी सीरियल्स, जैसे ये सब रामायणा वगैरह में, बाहुबली, इन सब चीजों में आपने देखा होगा जो ये नाट्यधर्मी वाली बताता है, ठीक है। ओके, एक मिनट, चलिए, एज वी डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टाइलाइज्ड आर्ट फॉर्म, जैसे हमने भी स्टाइलाइज्ड आर्ट फॉर्म के बारे में, रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा, the first thing that comes to one mind is rich and beautiful sculptures and carvings we see on the walls of ancient building। तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है इन सबको देखने के बाद, वो है स्कल्पचर्स, कार्विंग्स, जो बड़े बड़े मंदिरों में, टेम्पल्स में की गई है ना। तो यहाँ लिखा गया है कि कैन यू रिकॉल सम ऑफ द आर्टिस्टिक कार्विंग्स
दैट यू हैव सीन रिसेंटली, तो आपने अभी जो रिसेंटली कोई कार्विंग देखी है, क्या आप उसको बता सकते हैं? तो यहाँ पे मैं हूँ हिमाचल प्रदेश से, और हमारे हिमाचल प्रदेश में जो बिल्डिंग है अभी फिलहाल जो मैं रिसेंटली विजिट करके आई थी, वो थी हडिम्बा देवी टेम्पल, जो मनाली में है। ठीक है, अब इसका नाम है हडिम्बा देवी टेम्पल, लोकेशन मनाली, हिमाचल प्रदेश, इंडिया। क्या है ये? इसकी यूनिक थिंग जो मुझे याद है वो है इसकी वुडन कार्विंग। ये वुड पे कार्विंग की गई है, ये सारा वुड है बेटा। ठीक है, सब ये वुड है, तो ये एक थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। Okay, the walls and doorways have intricate carving of gods, animals, flowers and traditional Himalayan designs. जो हमारे हिमालयन डिजाइन है उसको कार्व किया गया है यहाँ पे वुड पे। जो ये वुड है एंट्रेंस पे, या जो गेट है यहाँ पे, या जो विंडोज हैं उन सब जगह पे, है ना। इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ, आप अच्छे से देख पाएंगे फिर। चलिए, ओके। तो ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी ने पूछा था, आप चाहें तो आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, टेम्पल इज बिल्ड इन अ यूनिक पगोडा स्टाइल। पगोडा स्टाइल में ये देखो यहाँ पे ये ऐसे इस तरह से टेम्पल बना हुआ है, ये होता है पगोडा, ये ऊपर। चलो, एनसीईआरटी ने आपसे मांगा था, हमने एनसीईआरटी के हिसाब से बता दिया। ओके, ये वाला था जो हमने पीछे वाले उसमें पढ़ लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। एज वी डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टाइलाइज आर्ट फॉर्म, जैसे हमने स्टाइलाइज आर्ट फॉर्म के बारे में पढ़ा, द फर्स्ट थिंग दैट कम टू आवर माइंड, जो पहली चीज हमारे दिमाग में आती है वो है रिच और ब्यूटीफुल जो स्कल्पचर्स हैं, उनमें जो कार्विंग है जो हमें देखने को मिलती है वॉल्स पे, एंशिएंट बिल्डिंग पे, टेम्पल्स पे, और आर्टिस्टिक कार्विंग। नेम ऑफ द बिल्डिंग के बारे में बताना है, लोकेशन और यूनिक थिंग, है ना। ये मैंने आपको ऊपर अभी यहाँ पे यही हमने डिस्कस किया। एज वी हैव रिप्रेजेंटेशन स्टाइलाइज आर्ट फॉर्म, यही था सारा, हमने पढ़ लिया। एंशिएंट आर्किटेक्चर के बारे में अब थोड़ा सा देखते हैं, क्या है जी एंशिएंट आर्किटेक्चर। एंशिएंट आर्किटेक्चर जो पुराना हमारा कुछ आर्किटेक्चर है। अब मैंने वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक सेंटेंस बोला था कि जो आर्टिस्ट है ना उसको सिर्फ रोल्स प्ले करना, थिएटर में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है। अपनी कला को दिखाने के लिए या इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए वो आर्किटेक्चर के रूप में भी कर सकता है। वही अब हम देखने वाले हैं, एंशिएंट आर्किटेक्चर। द यूनिकनेस ऑफ इंडियन कल्चर इज दैट, हमारे इंडियन कल्चर की, हमारे इंडियन सभ्यता की यूनिकनेस यही है कि दो सच हेरिटेज स्कल्पचर्स आर एंशिएंट बट दे आर स्टिल रेलेवेंट। हालांकि ये सारे स्कल्पचर्स बहुत पुराने हैं बट स्टिल रेलेवेंट हैं एंड अप्लाई टू एवरीडे लाइफ। एंड ये सब चीजें एवरीडे लाइफ में भी आप अभी भी इनको जाके देख सकते हैं, है ना। जैसे ये हडिम्बा देवी टेम्पल है, ये काफी पुराना है बेटा, बहुत पुराना, बट आज भी ये बिल्कुल फर्म खड़ा हुआ है, वैसे ही है बिल्कुल जैसा उस टाइम पे बनाया गया था। ओके, Indian architecture, with its breathtaking sculptures, serve as a timeless gallery of human emotion, depicting the essence of नवरस इन स्टोन। जो इंडियन आर्किटेक्चर है ना हमारा, जो से हमने भी हडिम्बा देवी देखा, आगे भी देखेंगे, ये ब्रेथ टेकिंग स्कल्पचर्स हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स हैं जो कि सर्व करते हैं ह्यूमन इमोशन की एक अपनी गैलरी को। ये डिपिक्ट करते हैं ह्यूमन इमोशन को, ठीक है, और हमें डिपिक्ट करते हैं नवरस को, 9 तरह के इमोशंस को स्टोन्स पे बनाए गए होते हैं। कई तो जैसे ऊपर वाला तो वुड पे था, कई तो स्टोन्स पे बनाए गए हैं बेटा, पत्थर पे बनाए गए हैं, सोचो। Every part of the country has these sculptures in different style that are also present, that also represent the dynasty on its history. हर एक कंट्री के पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये आपको आसानी से मिल जाते हैं, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, है ना। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायनेस्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनकी हिस्ट्री को जो जो है उसे हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमें सिंबलाइज करते हैं। ईच बिल्डिंग, हर एक बिल्डिंग, टेम्पल और स्कल्पचर हैज अ यूनिक स्टोरी टू टेल। अपने आप में हर बिल्डिंग की, हर टेम्पल की, हर स्कल्पचर की एक यूनिक स्टोरी होती है। द स्कल्पचर्स डिपिक्टिंग इमोशंस हैव स्टोरीज दैट हैव मोर इमोशन हिडन विद इन देम। ठीक है, जो ये स्कल्पचर इमोशंस को डिपिक्ट करते हैं ना, जो ये चीजें डिपिक्ट करते हैं, स्टोरीज को डिपिक्ट करते हैं, उन स्टोरीज में और भी ज्यादा हिडन इमोशंस होते हैं। ठीक है, here are some of them। अब आगे आपको कुछ दिए गए होंगे, यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये एक इमेज नजर आ रही होगी, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं।
A sculpture of a young boy Sala fighting a lion. What emotion does it evoke? ये देखिए, ये यहाँ पे साला है, गंदा वाला नाम नहीं, साला गंदा वो गाली नहीं है, इनका नाम है साला, है ना। ये लाइन से लड़ाई कर रहे हैं, क्या इवोक कर रहे हैं, क्या इमोशन आ रहा है? ब्रेवरी आ रहा है, बिल्कुल करेज आ रहा है। तो ब्रेवरी और करेज क्या है? वीर रस है। दिस इज फ्रॉम द चिन्नाकेश्वर टेम्पल, बेल्लूर कर्नाटका में है ये। चिन्नाकेश्वर टेम्पल वहां का है ये तस्वीर। द होयसाला डायनेस्टी दैट रूल्ड द प्लेस गॉट द नेम फ्रॉम दिस, है ना। होयसाला डायनेस्टी जो थी, उन्होंने जो रूल किया था, उनको अपना नेम यहीं से मिला था, होयसाला। होयसाला मतलब साला किल द लॉयन, है ना। ही इज साला एंड साला किल द लॉयन, किल द लॉयन साला, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। आगे दिया है आपको, बिल्कुल एंड पे बेटा, आप अच्छे से पढ़ना है, 2-3 पेज है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अ स्कल्पचर ऑफ द्वारपालक का, जो है गार्डियन ऑफ द एंट्रेंस, जो द्वारपालक होते हैं ना, जो द्वार पे खड़े रहते हैं, उनका यहाँ पे स्कल्पचर बनाया गया है, ये वाला। द इमोशन इट इवोक, फियर बताता है, डर है कि कोई आ ना जाए, है ना, कोई चोर ना घुस जाए, उस तरह से। डज इट नॉट लुक स्कैरी, क्या ये डर, क्या ये आपको डराव वाला वो नहीं लग रहा, डर सा वाला नहीं लग रहा आपको? ठीक है, ओके। एक्चुअली ये तो हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं वैसे, बट हमारे अंदर जो फियर आएगा ना, वो इवोक होगा फियर का, हमें डर लगेगा इनसे। द स्कल्पचर इज भयानक रस, इट मीन्स टू स्केयर ऑफ द नेगेटिव फोर्सेस। मतलब कि ये ना, ये कोशिश करेंगे, ये जो स्कल्पचर है, द्वारपालक है, ये डरा के ये कोशिश करेंगे कि कोई नेगेटिव फोर्स, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई यहाँ पे पास में ना आ जाए, है ना, उसे स्केयर ऑफ कर देंगे, उसे डरा के भगा देंगे। ठीक है, मैंने शायद यहाँ उल्टा बोल दिया कि ये डर नहीं बता रहे हैं, ये नहीं डर रहे हैं, आई एम सो सॉरी। डर हमें लग रहा है इन्हें देख के, है ना, ये बिल्कुल ऐसा गुस्से वाला, एंगर वाला बता रहे हैं, ताकि हम फियर में आ जाए, हम डर जाए। ओके, हमारे अंदर भयानक रस इवोक होगा, ये जो दिखा रहा है इसकी वजह से हमारे अंदर भयानक रस इवोक होगा। मैंने उल्टा बता दिया था। ओके, you can see more such sculptures at बृहदेश्वर टेम्पल, थंजवुर, तमिलनाडु। ये यहाँ पे बृहदेश्वर टेम्पल की मैंने आपको एक इमेज बनाई है, ये तमिलनाडु में, TN तमिलनाडु। ओके, बृहदेश्वर टेम्पल, तंजौर, तमिलनाडु में ये प्रेजेंट है। दिस वाज बिल्ड बाय चोला डायनेस्टी, चोल डायनेस्टी ने इसे बनाया था। अब यहाँ पे लिखा गया है, डू यू नो, no binding agent such as cement or soil were used to keep the stone of the temple together। जो ये टेम्पल है, ऊपर फोटो देख लो, ये वाला जो टेम्पल है, इसको साथ में, है ना, जो पत्थर से ही बनाया गया है, इन पत्थरों को साथ में जमा के रखने के लिए, ताकि चिपके रहे, कुछ भी सीमेंट यूज नहीं किया गया, कोई भी केमिकल यूज नहीं किया गया, सॉइल का यूज नहीं किया गया, है ना। इट डज नॉट इवन हैव अ कमर्शियल फाउंडेशन, इसकी तो कोई कमर्शियल फाउंडेशन भी नहीं है कि नीचे कोई बेस बनाया गया हो, बहुत फाउंडेशन रखी गई हो, नहीं है। अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे, ग्राउंड के ऊपर जितना आपको ये दिखाई दे रहा है, बस इतना ही है, कोई नीचे इसकी कोई बेसमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं की गई है। येट नॉट ओनली is this temple one of the tallest of its kind, it has also strong, very strong stood against जो आपके अर्थक्वेक हुए, स्टॉर्म्स हुए, जितनी भी चीजें हुई। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो टेम्पल है ना, पहली बात तो ये इतना लंबा है, इतना टॉलेस्ट है, इस तरह के काइंड के जो टेम्पल बने जाते हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे लंबा है, और अर्थक्वेक जैसी स्ट्रॉन्ग चीजों को जो इस पे इफेक्ट कर सकती थी, उसके खिलाफ भी खड़ा हुआ है। इतने स्टॉर्म्स आए, तूफान आए, अर्थक्वेक आए, किसी भी अर्थक्वेक की वजह से, किसी भी स्टॉर्म की वजह से ये मंदिर जरा नहीं हिल पाया, इतना स्ट्रॉन्ग मंदिर है ये। ठीक है, यहाँ पर बृहदेश्वर टेम्पल, तंजावुर में, तमिलनाडु में। अब ये आपको यहाँ देखना है, इस वाली इमेज में। ओके, दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्कल्पचर विथ 3 इमोशन इन वन, 3 इमोशन यहाँ बताए गए हैं। दिस इज द त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति है ये, एलिफेंटा केव, जो कि महाराष्ट्र में होती है, महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, वहां पे ये आपको मूर्ति देखने को मिलेगी। ईच डिपिक्टिंग अ डिफरेंट इमोशन, हर मूर्ति का एक जो फेज है वो आपको डिफरेंट इमोशन बताएगा। ओके, क्या है वो, एंड मीनिंग। पहला तो क्रिएशन होगा, सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। पहला क्रिएट करने वाला,
सस्टेन करने वाला, उसको मेंटेन करने वाला, फिर डिस्ट्रक्शन खत्म कर देने वाला। दिस वाज बिल्ट ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के द्वारा इसे बनाया गया था। फाइंड अ पिक्चर। अब यहाँ पे एक्टिविटी 1.3 गिवन है आपको, फाइंड पिक्चर ऑफ अ टेम्पल। एक टेम्पल की पिक्चर को ढूंढिए, स्कल्पचर की, या फिर दैट यू हैव सीन एंड पेस्ट इट इन द बॉक्स गिवन बिलो, जिसको आप नीचे बॉक्स में लिख सकते हैं। और उसके बारे में जो इमोशन और स्कल्पचर है उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए। मैंने यहाँ पे भी हडिम्बा देवी टेम्पल के बारे में लिखा है, क्योंकि मैं वहाँ पे रिसेंटली गई थी, तो उसके बारे में मुझे पता है। हडिम्बा देवी टेम्पल मनाली। इमोशन क्या है स्कल्पचर का? डिवोशन, स्ट्रेंथ है ये, और बहुत पीस, डिवाइन पावर, ये सब चीजों के बारे में बता रहा है। स्टोरी बिहाइंड इट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि हडिम्बा देवी जो थी वो भीम जी की वाइफ थी, महाभारत में जो भीम थे। और वॉर के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी सारी जिंदगी यहीं इस मंदिर में स्पेंड करी हडिम्बा जी ने, और उनको गॉडेस की तरह मानने लग गए। जब हम यहाँ हिमाचल के लोग उनको गॉडेस की तरह मानते हैं। और जो टेम्पल की जो वुडन कार्विंग है ना, जो ये वुड से बना हुआ है पूरा टेम्पल, इसमें बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, अंदर कार्विंग्स देखने को मिलेंगी कि वुड पे उन्होंने नक्काशियां की हुई हैं, बहुत सुंदर है। क्राफ्टमैनशिप बहुत अच्छी मिलेगी यहाँ पे आपको, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मैं हिमाचल प्रदेश हूँ तो मैंने यहीं का लिखा है, आप कहीं और का भी लिख सकते हैं जहाँ का आप लिखना चाहें। डेडिकेशन ऑफ अ लाइफ टाइम। अच्छा, बस आपको ये पढ़ना है, डेडिकेशन ऑफ द लाइफ टाइम, ये लास्ट में, उसके बाद खत्म। ठीक है, कुछ नहीं है उसके बाद। 3 पेज है, 3 भी नहीं, 2.5 पेज फटाफट। ओके, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर मैं ये खत्म करा दूंगी। चलो, इफ यू नोटिस द टाइम पीरियड, अगर आप टाइम पीरियड नोटिस करें, ऑल दीज स्कल्पचर्स दैट आर आर्टिस्टिकली परफेक्ट हैव सर्वाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। जब आप इनका टाइम पीरियड देखेंगे ना, तो आपको ये पता लगेगा कि इन सब ने हंड्रेड्स ऑफ ईयर सर्वाइव किया, 100 ऑफ ईयर से ये प्रेजेंट है। while today's building might not last a few decades, और आज की बिल्डिंग देखो, कुछ कुछ सालों के लिए, कुछ 10-20 सालों के लिए भी ढंग से नहीं रह पाते हैं, तब भी खराब हो जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? क्या डिफरेंस है उनमें? क्यों पुराने जमाने की इतनी लंबी लंबी टाइम तक बिल्डिंग रहती थी और आज की नहीं रहती है? द टाइम एंड एफर्ट पुट बाय एवरी इंडिविजुअल आर्टिस्ट इन्वॉल्व इन मेकिंग दिस स्कल्पचर वर होल हार्टेड। हर एक एक इंडिविजुअल, हर एक एक आर्टिस्ट जो टाइम और एफर्ट देता था इस स्कल्पचर को बनाने के लिए, वो होल हार्टेड होता था, वो दिल से देता था, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं देते थे। एज दे बिलीव दैट वाज गॉड्स वर्क, क्योंकि ये मानते थे, ये आर्टिस्ट मानते थे कि ये तो भगवान का काम है। Even a minor scratch or a glitch was considered bad as something wrong, उसके साथ हो जाएगा गॉड की वर्क के साथ। क्या मानते थे कि अगर छोटी सी भी गलती हो गई, स्क्रैच लग गया, कोई ग्लिच हो गया, गड़बड़ी हो गई, तो सब खराब हो जाएगा, भगवान के काम के साथ सब कुछ खराब हो जाएगा, है ना? क्योंकि नथिंग कुड गो रॉन्ग इन गॉड्स वर्क, भगवान के काम में गलत नहीं हो सकता है कुछ। दैट वॉज द लेवल ऑफ डेडिकेशन, इतना लेवल था डेडिकेशन का लोगों के अंदर। इट वॉज नेवर कंसिडर एज जस्ट अ जॉब, इसको सिर्फ एक जॉब कंसिडर किया नहीं किया जाता था बेटा। फॉर विच सैलरी वॉज पेड, जिसके लिए आपको सैलरी दी जा रही हो, ऐसा काम नहीं होता था ये कि बस आपको जॉब पे रखा है आर्टिस्ट को, उसको सैलरी मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं था, है ना? चलो, जैसे कि आज का केस है कि आज को तो सैलरी दी जाती है, ऐसे कोई बिल्डिंग बनाता है उन सबके लिए। आगे देखते हैं। Here is an interesting story that tells us about the level of dedication the artist had. It is believed to be true. ये true मानी जाती है, ये जो स्टोरी अभी हम देखेंगे। मास्टर क्राफ्टमैन, मास्टर एक बहुत अच्छे क्राफ्टमैन थे, ठीक है, जकनाचरी, ठीक है, जकनाचरी जी बहुत बड़े क्राफ्टमैन थे, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जकनाचरी जी was ordered by the Hoysala king Nripahaya to build a grand temple. जकनाचरी जी को एक टेम्पल बिल्ड करने के लिए बुलाया गया, बहुत बड़े टेम्पल को बिल्ड करने के लिए। His dedication to work was such that he left home and immersed himself in making sculpture. उनकी इतनी डेडिकेशन होती थी अपने काम के प्रति कि वो घर छोड़ देते थे और अपने आप को झोंक देते थे बस उस स्कल्पचर को बनाने में। It is said that he choose each stone after a blessing from God. वो भगवान की ब्लेसिंग लेने के बाद ही हर एक स्टोन को देखते थे, उसको सिलेक्ट करते थे। he had stayed away from home for so many years.
बहुत सालों तक बेटा वो क्या रहे, वो अपने घर से दूर रहे, stayed away from home for many years, that he did not know anything about his family। और वो इतने सालों तक दूर रहे, इसकी वजह से उनको अपनी फैमिली के बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं था, है ना। एक दिन क्या हुआ, फिर एक यंग आर्टिस्ट आया, joined his team and immediately spotted a major flaw in one of the stone statue। और जैसे एक बच्चा आया, एक समझ सकते हैं, एक यंग आर्टिस्ट आया बिल्कुल उनके हिसाब से, तो एकदम से उनकी टीम को ज्वाइन करने के बाद बहुत ही जल्दी में उसने अपने एक बहुत बड़ी स्टैच्यू में मेजर फ्लॉ को निकाल दिया, एक बहुत बड़ी गलती को नोटिस कर लिया। A flaw by Jagannathari was unheard of as he was a perfectionist। जबकि जगन्नाथाचार्य जी अपने आप में परफेक्शनिस्ट थे, पर उनको उस फ्लॉ के बारे में पता ही नहीं पता पाया। पर वो जो नया बच्चा आया, नया जो आर्टिस्ट आया, उसको एकदम पता लग गया। A test was conducted and a cavity was found in the navel part of the sculpture। जो नेवल, जो नाभि का पोर्शन था स्कल्पचर का, एक मूर्ति का, उसमें एक होल है ना, एक कैविटी प्रेजेंट थी, खराब हो गया था एक तरह से वहां से। When a frog was living, जहाँ पे एक फ्रॉग भी रह रहा था, फ्रॉग नेवल के अंदर बैठा हुआ था। सोचो इतनी बड़ी गलती हो गई जकनाचार्य जी से। दिस वॉज अ ह्यूज ब्लो ऑन द ग्रेट आर्टिस्ट वर्क। अब उन आर्टिस्ट के ऊपर ना इतना, मतलब उनका दिमाग इतना खराब हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इतना ग्रेट आर्टिस्ट हूँ, मेरे काम में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। बहुत बड़ा ब्लो था ये उनके लिए। एज प्रोमिस्ड ही कट ऑफ हिज हैंड। और जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर उनसे गलती होगी तो वो अपने हाथ काट देंगे, तो उन्होंने अपने हाथ काट दिए जकनाचार्य जी ने। ही कट ऑफ हिज हैंड एज ही कंसिडर हिमसेल्फ इनकेपेबल ऑफ गॉड्स वर्क। उन्होंने माना कि वो इनकेपेबल है गॉड के काम को करने के लिए, तो उन्होंने अपने हाथ ही बेटा काट दिए। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द यंग बॉय वॉज नन अदर देन आर्टिस्ट सन, है ना। बाद में पता लगा जो वो यंग जो बच्चा आया था, वो खुद जकनाचार्य जी का अपना बेटा था, ठीक है, जिसने वो फ्लॉ निकाला ना, जिसका नाम था दनकनाचरी। दनकनाचरी जी खुद ही जकनाचरी जी के बेटे थे, तभी वो इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने पावरफुल थे, इतना उनमें दिमाग था, इतने इंटेलिजेंट थे कि वो इतना बड़ा फ्लॉ निकाल पाए, ठीक है। जब उन्हें पता लगा कि दनकनाचरी जी उन्हीं के बेटे हैं, हियरिंग दिस जंकनाचरी फेल्ट प्राउड एंड थैंकफुल फॉर सच अ ब्लेसिंग ऑफ अ डेडिकेटेड एक्सपर्ट सन। इतने एक्सपर्ट सन, इतनी डेडिकेटेड सन को मिलने के बाद जंकनाचरी जी बहुत अपने आप को प्राउड और थैंकफुल महसूस कर रहे थे, ठीक है। ही लेटर टुक ओवर टू कंप्लीट द टीम वर्क। उन्होंने फिर से वो टीम वर्क ले लिया और फिर से उन्होंने उसको कंडक्ट किया और फिर से वो मंदिर को बनाना शुरू कर दिया। इट इज ऑल्सो दैट इट इज ऑल्सो सेड दैट गॉड ब्लेस्ड हिम टू रीगेन हिज हैंड। और ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने अपने हाथ काट दिए थे, उसके बाद गॉड ने उनको ब्लेस किया और उनके हाथ फिर से वापस आ गए, हैंड उनके री गेन हो गए, फिर से पुनः उनको अपने हैंड मिल गए। एंड द फादर सन ड्यूओ कंप्लीटेड द टेम्पल इन बेलूर कर्नाटका। और उनके हाथ वापस आने के बाद ये जो फादर और सन का ड्यूओ था, उन्होंने कंप्लीट किया अपने टेम्पल बेलूर कर्नाटका को, है ना, जो बेलूर कर्नाटका में उनका टेम्पल था उसको कंप्लीट किया। वी स्टिल लुक अप टू दीज वर्क्स इन वे, है ना, हम इन सब चीजों को आज भी बहुत ही रिस्पेक्ट और बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट के साथ देखते हैं। डू यू थिंक एनी ऑफ टुडेज बिल्डिंग मैच द काइंड ऑफ डिटेलिंग एंड आर्टिस्टिक वर्क डन इन दोस टाइम? क्या आपको लगता है कि आजकल की जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो उतनी डिटेलिंग, उतनी आर्टिस्टिक वर्क को compete कर सकती है जो उस टाइम, जैसे जगनाचार्य जी ने अपने हाथ ही काट लिए, जो मुझे लगा कि मैं एक अच्छी स्कल्पचर नहीं बना पा रहा हूँ, वो इतने डेडिकेटेड थे, वो पैसे नहीं लेते थे, वो ये मानते थे कि ये तो भगवान का काम है, वो भगवान के काम के लिए पैसे नहीं ले सकते। तो इतनी डेडिकेशन क्या आजकल की बिल्डिंग बनाने वाले लोगों में हो सकती है? It was all possible only through the dedication, commitment and persistence of thousands of artists। इतने सारे आर्टिस्ट की डेडिकेशन, कमिटमेंट और परसिस्टेंस की वजह से ही ये सब चीजें हो पाई, है ना। चलो एंड है, अब एक बार इसको देख लेते हैं, थिएटर एंड लाइफ। हैव यू नोटिस्ड हाउ डिफरेंट पीपल एक्सप्रेस इमोशन इन डिफरेंट वेज? क्या आपको पता है कि आपने कभी नोटिस किया है कि डिफरेंट पीपल अपने इमोशंस को डिफरेंट तरह से एक्सप्रेस करते हैं? डिफरेंट पीपल का एक्सप्रेस करने का अपने इमोशन को डिफरेंट तरीका होता है। वाइल सम में स्माइल, कुछ लोग स्माइल कर देते हैं, कुछ लोग नर्वस होते हैं,
है ना? अदर कुछ साइलेंट हो जाते हैं जब वो सैड होते हैं। थिएटर हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज इमोशन। थिएटर हमें मदद करता है इन इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में। थिएटर हेल्प अस अंडरस्टैंड दीज इमोशन एंड देयर वे ऑफ एक्सप्रेशन। थिएटर की मदद से हम समझ पाते हैं कि इन इमोशंस को हम कैसे अंडरस्टैंड करें और कैसे इनको एक्सप्रेस करने का बेहतरीन तरीका होता है। दिस इन टर्न हेल्प्स इन बिल्डिंग बेटर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, है ना? इस वजह से हम फिर बेटर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर पाते हैं ऑफ अदर्स, और इम्पैथी हम डेवलप कर पाते हैं। एज यू प्ले गेम्स लाइक इमोशनल कॉर्नर, जैसे कि आप इमोशनल कॉर्नर जैसी गेम खेलते हैं, हॉट सीट जैसी गेम खेलते हैं जो कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था, यू लर्न दैट देयर इज नो करेक्ट वे टू फील और एक्सप्रेस योरसेल्फ। ये हमें पता लग पाया कि कोई करेक्ट तरीका नहीं होता है किसी चीज को फील या एक्सप्रेस करने का। कोई ऐसा नहीं है कि आप गुस्से में हैं तो आप ऐसे ही रिएक्ट करें, हंस रहे हैं आप तो खुश ही होंगे तभी हंसेंगे, ऐसा नहीं होता है। कोई करेक्ट वे नहीं होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। एज यू ऑब्जर्व अदर्स इन द गेम, जैसे कि आप अदर्स को ऑब्जर्व करते हैं गेम में, यू नोटिस दैट डिफरेंट पीपल नॉट ओनली एक्सप्रेस डिफरेंटली। आपको ये पता लगता है कि अलग अलग लोग, डिफरेंट पीपल, सिर्फ अपने आप को अलग तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं करते बट ऑल्सो परसीव एंड एक्सपीरियंस सिचुएशन डिफरेंटली। पर अपने एक्सपीरियंसेस को और अपनी परसिवरेंस को, जो वो परसीव करते हैं अपनी दुनिया को, उसमें भी उनकी जिंदगी में बहुत डिफरेंस आता है। मतलब सिर्फ उनका इमोशंस को, मतलब उनका नहीं, सभी लोगों का, हर एक इंसान का दुनिया में इमोशंस को देखने का और उन पे रिएक्ट करने का तरीका बेटा बहुत अलग होता है। योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दिस विल मेक यू इमोशनली स्ट्रोंगर। अब जब आप इस चीज को समझ जाएंगे, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, तब आप इमोशनली स्ट्रोंगर बन जाएंगे। These activities in theater also help you understand that all emotions are equal। जो एक्टिविटीज हैं जो आप देख रहे हैं थिएटर में, इसकी मदद से आप ये जान पाएंगे कि all emotions are equal, सभी इमोशन इक्वल होते हैं। The stories you choose have situations of both humor and joy as well as anger or jealousy। जो स्टोरी यू आप चूज करें, है ना, वो सिचुएशन हो सकती है ह्यूमर की, हंसी की भी हो सकती है, एंगर की, जेलसी की, इन सब चीजों की हो सकती है। दिस इज ट्रू इन रियल लाइफ ऑल्सो। ये रियल लाइफ में भी ट्रू होता है। आपको जेलसी भी देखने को मिल सकती है, एंगर भी देखने को मिल सकता है, जॉय, हैप्पीनेस, सब चीजें देखने को मिल सकते हैं। एज एंशिएंट स्क्रिप्चर्स एंड स्कल्पचर्स पॉइंट आउट, जो कि एंशिएंट हमारे स्क्रिप्चर्स और स्कल्पचर पॉइंट आउट करते हैं, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी एक्सेप्ट ऑल इमोशंस। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सारे इमोशंस को एक्सेप्ट करें एंड एक्सप्रेस करें उनको फ्रीली विदाउट इनहिबिशन। किसी रोक टोक के हम उन सब इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करें। जस्ट एज थिएटर एक्टिविटीज डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू शो ओनली कॉमिक सिचुएशन एंड लीव आउट ऑफ अनहैप्पी वंस। मतलब ऐसा नहीं है कि थिएटर सिर्फ ये चाहता है कि आप सैड चीजें ना एक्सप्लेन करें, सिर्फ हंसी हंसी वाली एक्सप्लेन करें, और जो अनहैप्पी सिचुएशंस है उसको आप नहीं बताएं और उसको आप कभी नहीं समझ पाए। ऐसा नहीं है, आप दोनों करें। और इन लाइफ टू आपको एबल होना पड़ेगा एक्सपीरियंस करने के, शेयर करने के, एक्सप्रेस करने के ऑल इमोशंस को इक्वली। ठीक है, यू मस्ट बी एबल टू एक्सपीरियंस, शेयर एंड एक्सप्रेस ऑल इमोशंस। बट एज इन थिएटर इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू ओवर डू एनीथिंग। बट थिएटर में एक चीज होती है कि आपको ओवर डू नहीं करना होता है, आपको लिमिट में ही हर चीज को परफॉर्म करना होता है, इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है। थिएटर इज नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग ऑन स्टेज। थिएटर का मतलब सिर्फ स्टेज पे एक्टिंग करना नहीं होता है, इट इज अबाउट फीलिंग। ये फीलिंग होती है, ग्रोइंग होती है, एंड कनेक्शन होता है विद पीपल इन बेटर वेज। ओके, दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या होता है, थिएटर में सिर्फ आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं, आप वो फीलिंग, वो कनेक्शन भी डेवलप करते होते हैं लोगों के साथ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बेटर वे में। ठीक है, जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, कि हम अपने इमोशंस को समझ पाते हैं और हम अपने इमोशंस के की समझ डेवलप करने के बाद एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर इंटेलिजेंस को अपना लेते हैं, है ना, हमें समझ आ जाता है। मतलब जस्ट लाइक थिएटर, लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। थिएटर की तरह ही आपकी जिंदगी भी फुल ऑफ सरप्राइजेस होती है। But with empathy, confidence, and an open heart, you are ready to face anything। But empathy, confidence और open heart के साथ आप रेडी होते हैं
हर एक चीज को अपनी जिंदगी में फेस करने के लिए। ओके, तो चलिए, आपने अपना चैप्टर नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ लिया। मेरे हिसाब से आपको हर एक चीज बताई गई है, यहाँ पे आपको हर एक चीज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। कोई चीज रह गई हो, कुछ चीज समझ ना आई हो कि मैम मुझे ये नहीं पता लग पाया, आप फिर से बता दीजिए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से एक और वीडियो डाल दूंगी, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी रहेगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, समझ क्या नहीं आया, और किस चीज में दिक्कत हुई, क्या आप चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो, और आप क्या चाहते हैं कि कौन सा चैप्टर इसके बाद मैं पहले करवाऊं, आप वो सब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूं। और ये सारा हमने कर लिया। ओके, तो इसी के साथ अब मैं अपने लेक्चर को खत्म कर रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैंने आपसे कुछ सवाल लेक्चर के बीच में भी पूछे हैं, उनके भी आंसर जरूर दीजिएगा। और एंड में ये भी बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और जो नहीं समझ में आया उसको भी आप जरूर लिखिएगा कि मैम ये समझ में नहीं आया, इसको आप फिर से समझा दीजिए। ठीक है, तो चलिए, मैंने अपनी तरफ से पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दिया। आपको मेरे हिसाब से तो सब समझ में आ चुका होना चाहिए, पर फिर भी रिप्लाई करके बता सकते हो। तो तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहो, और अगली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपना ख्याल रखना, और टिल देन, जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे नहीं मिलती, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।